हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फास्ट ट्रैक हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें कर ली थी। हमने सबसे पहले समझा था भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब की है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक मैपिंग की थी, हमने सिलेबस को मैप किया था थ्रू द बैलेंस शीट, और हमने जितने भी चैप्टर्स होते हैं हमारे सिलेबस में सबको एक एक करते हुए आइडेंटिफाई कर लिया था। हमने कहा था भाई कुल मिलाकर इसके अंदर या तो फाइनेंसिंग डिसीजन वाली बातें रहेंगी, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आता है, या फिर उसके अलावा एक मेजर लेग जो बनता है दैट इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कि आप अपना पैसा कहां पर डालने वाले हैं, जिससे संबंधित चैप्टर बनता था भाई इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर कैपिटल बजटिंग। उसके अलावा बैलेंस शीट में हमने देखा तो रह गई थी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म के एसेट, और अगर इन दोनों का मैं कंबाइंड एनालिसिस करता हूं तो बन जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर तीन डिफरेंट चैप्टर्स आपके पास निकलते हैं। वन इज द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, द सेकंड इज द डेटर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द फैक्टरिंग पार्ट, एंड द थर्ड वन इज ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। ट्रेजरी बोलते हैं जब हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकल के लिए कैश मैनेजमेंट वर्ड जो है बोला जाता है, जहां पर हम कैश बजट एक्सेट्रा जो है बनाना सीखते हैं। उसके अलावा आपके सिलेबस में रहता है पुत्र रेशियो एनालिसिस एंड द डिविडेंड डिसीजन। तो कुल मिलाकर ये हमारी बाउंड्री होती है सब्जेक्ट की। उसके पश्चात हमने अपना पहला चैप्टर फॉर्मली स्टार्ट किया था फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पुत्र कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने समझा था कैपिटल का मतलब क्या है, हमने समझा था कैपिटल का मतलब क्या। हमने कहा भैया कैपिटल मींस ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जितने भी आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिख रहे हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। और कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जब भी आप किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे ले रहे हैं देन यू नीड टू इनकर सर्टेन कॉस्ट, तो बन गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर मैं कंपनी हूं और मैंने लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार से डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेज किया है, तो मुझे उन लोगों को कुछ ना कुछ जो रिटर्न है उनके लिए देनी होगी, जो उनके लिए रिटर्न है वही हमारे लिए कॉस्ट है। और हमने कहा था जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इतना तो मिनिमम आपको कमाना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा तो बाहर वालों को ही देना पड़ेगा, और जो बाकी का बचेगा वही तो अपने बिजनेस का मैं मुनाफा मानूंगा। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंटेड द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमने कहा था इसे कट ऑफ रेट है, हर्डल रेट के नाम से भी पुत्र जाना जाता है। हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था तीन मेजर सोर्सेज का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और डेट। लेकिन इस कंपैरेटिव एनालिसिस से पहले मैंने ये भी बताया था बेटा इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट, इन तीनों की जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, जबकि जो रिजर्व एंड सरप्लस है ऐसा कहना गलत होगा कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसकी भी कॉस्ट होती है। बात है कि किसी को देनी नहीं होती, इंप्लिसिट कॉस्ट उसे कहते हैं। फिर हमने डेट प्रेफरेंस इक्विटी का एनालिसिस किया, जहां से हमने कंक्लूड किया कि भाई डेट को तो पक्का पक्का पैसा मिलना ही है, लेकिन प्रेफरेंस और इक्विटी का पक्का नहीं है। फिर हमने देखा फिक्स रिटर्न मिलेगी क्या, तो डेट और प्रेफरेंस में टिक लगा था, हमने कहा था हाँ जी इनको तो फिक्स रिटर्न मिलती है, लेकिन इक्विटी वालों की जो रिटर्न रहती है पुत्र और रहती है वेरिएबल, जिसके कारण सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है, इक्विटी, उससे कम रिस्क पर कौन है, प्रेफरेंस, और सबसे लीस्ट रिस्क पर कौन है, डेट। इसी तरह से इनकी कॉस्ट बनती है, कॉस्ट ऑफ डेट कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा जो है पुत्र हो जाती है। हमने कहा था इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग। चारों अलग अलग पढ़ने के बाद इनको हम कंसोलिडेट करेंगे, जिसका नाम रखा जाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका नाम रखा जाएगा पुत्र ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके पश्चात हमने अपना पहला टॉपिक उठाकर स्टार्ट किया कॉस्ट ऑफ डेट। हमने कहा था डेट का क्या मतलब है, डेट मींस एनी अमाउंट ऑफ मनी व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय द कंपनी, और जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ पेमेंट आपको देनी पड़ती है टू द इन्वेस्टर। लेकिन डेट दो प्रकार का हो सकता था, इट कुड बी आइदर इररिडीमेबल और इट कुड बी रिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट कौन सा होता है, इररिडीमेबल डेट जहां कंपनी ने पैसा लिया लेकिन वापस कब करना है इसके बारे में निर्णय अभी नहीं लिया गया, तो आपकी जो कॉस्ट बनती है हर साल यू जस्ट हैव टू पे द इंटरेस्ट। और हमने कहा था जब भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस समय आपका जो इंटरेस्ट होगा यू हैव टू कंसीडर नेट ऑफ सेविंग्स ड्यू टू टैक्स, नेट ऑफ टैक्स सेविंग्स। तो हमने एग्जांपल बनाकर सीख लिया था, फॉर्मूला बनता है आई इंटू वन माइनस टी, और केडी का अगर ओवरऑल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो आई इंटू वन माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100, इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता था। आई, टी और एनपी की डिटेल में हमने मतलब समझ लिया था। आई का मतलब था इंटरेस्ट पर डिबेंचर, टी का मतलब था टैक्स रेट, और एनपी का मतलब था नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड कैसे आती थी, हमने कहा था फेस वैल्यू लिख लो, अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किया तो माइनस कर देना, प्रीमियम पर इशू किया पुत्र तो ऐड कर लेना, ऐसा करते हो यू विल रीच द इशू प्राइस। उसके बाद माइनस कर लेना फ्लोटेशन कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ इशू को, तो जो बैलेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्रोसीड। इतना करने के बाद हमने कई सारे प्रश्न क्लास में इस टॉपिक के कर लिए थे। मैंने आपको एक प्रश्न होमवर्क में भी दिया था, वो भी अभी चेक करवाऊंगा, उससे पहले थोड़ा और रिवीजन हो जाए। डेली 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 बेस पर ये रिवीजन वाला काम चलता रहेगा, जो भी पिछले लेक्चर में किया होगा अगले लेक्चर में रिवाइज करेंगे, सो दैट एक तंदुरुस्त जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है ना।
बढ़िया तरीके से हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो मैंने इसके बाद आपको एक सिखाया था कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। रिडीमेबल डेट हमने स्टार्ट किया था और इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड जब रिडीमेबल डेट होता है उस केस में यू डोंट हैव टू जस्ट इनकर द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बट ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रोसीड एंड द रिडेम्पशन वैल्यू। आपने जितना पैसा आज डिवेंचर होल्डर से लिया दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्रोसीड और जितना आपको वापस करना है दैट इज द रिडेम्पशन वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है नॉर्मली आरवी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नेट प्रोसीड होगी, तभी तो कोई बंदा आपकी कंपनी में पैसे लगाएगा, तभी तो कोई बंदा आपकी कंपनी में पैसे लगाएगा। आपने नेट प्रोसीड के लिए 100, आप कहते हैं मैं ना तुम्हें 5 साल बाद 90 वापस करूंगा, बंदा कहेगा जय माता दी भाई मैं तेरे कोल नहीं आना, मैं तो अपना पैसा अपने कोल रख के ही ठीक है, मैंने लाना होगा मैं किते बैंक में जाके डाकखाने यानी कि पोस्ट ऑफिस जाके ला देवांगा, मैं शेयर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ डिबेंचਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों लावां, क्योंकि तू तो मैंने पहले ही कह रहा है भी मेरे 100 रुपए लेके तू मैंने सिर्फ 90 वापस करेगा। तो नॉर्मली जो आरवी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एनपी होती है और हमने फॉर्मूला सीखा था आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी, जो भी इनका डिफरेंस आ गया डिवाइड बाय एन, हमें स्प्रेड करना है ओवर द लाइफ ऑफ द डेट, डिवाइड बाय एन किया न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर में क्या लेते थे, दो वैल्यूज हैं आपके पास आरवी और एनपी, तो इन दोनों का हम लेते थे एवरेज आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, क्योंकि हमने पता है कि जितनी भी कॉस्ट आएगी सारी पुत्र परसेंटेज विच ही आनी है। एक और हमने किया था लेस पॉपुलर मेथड जिसके अकॉर्डिंगली आपको जो आरवी माइनस एनपी अपॉन एन है ये माना जाता है कि उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स वाले जो है टैक्स सेविंग अलाउ कर देंगे, मतलब वो भी अलाउड किया जाएगा एज अ डिडक्शन इन योर P&L फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। लेकिन वो लेस पॉपुलर मेथड था, सिर्फ मैंने सिखा दिया कि कहीं पर देखे तो ये मत सोचना कि यार ये किताब ने गलत किया हुआ है क्या। तो दोनों अप्रोच चलती है, हमें अपने एग्जाम पर्पस के लिए मोर पॉपुलर मेथड जिसमें सिर्फ टैक्स सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर कंसिडर करनी है वो वाला उत्तर करना है। ठीक है जी, आ जाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। एक बार फिर से स्वागत है आप सब बच्चों का, ये लीजिए। सबसे पहले होमवर्क की बात कर रहे हैं, मैंने आपको FM ब्लेसिंग से अभ्यासिका वाले प्रश्न में से ये देखिए जी, ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था। जिन्होंने किया भाई बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वेरी बैड। आदत डाल लो इसकी, होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब खुद के लिए मेहनत करेंगे तभी भगवान भी साथ देगा, तभी किस्मत साथ देगी और तभी ICAI भी कहेगा भाई तू डिजर्व करता है, तेरे को मैं पास करता हूं। तो पहले मेहनत स्वयं से खुद से हम करेंगे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 36 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, लेकिन होमवर्क तो होमवर्क है, करना चाहिए था आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाती है इसी बहाने। रानी एंड कंपनी सेल्स अ न्यू इशू ऑफ 6% इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, इससे संबंधित। कहता जी टू रेज रुपी 1 लाख, 1 लाख रुपए रेज किए, रियलाइजेज द फुल फेस वैल्यू ऑफ रुपी 100। इसका मतलब क्या है, रियलाइजेज द फुल फेस वैल्यू ऑफ रुपी 100 का मतलब है बेटा कि आपकी जो फेस वैल्यू है ना 100 रुपए की, वो पूरा ही आपके पास आ गया नेट प्रोसीड के साथ। रियलाइजेज द फुल फेस वैल्यू मतलब पूरा अमाउंट एज अ नेट प्रोसीड आ गया। द कंपनी फॉल्स इन 40% टैक्स ब्रैकेट, डेट्स आर इशूड एट पार, मतलब कोई डिस्काउंट प्रीमियम वगैरह नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है हमें। सबसे पहले तीनों वेरिएबल फिक्स कर लेंगे जी, आई, टी और एनपी। ये लीजिए, सबसे पहले आई की बात करते हैं। फेस वैल्यू 100 रुपए की है, इंटरेस्ट का रेट है 6%, तो 100 रुपए का 6% आ गया 6 रुपए। टैक्स का रेट है पुत्र 40% 0.4 और उसने बोला यू रियलाइज द फुल वैल्यू, तो नेट प्रोसीड 100 रुपए की। फॉर्मूला है आई इंटू 1 माइनस टी दैट इज 6 इंटू 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई एनपी दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसा करते हुए आपका पुत्र आंसर आता है 3.60%। 3.6% ये उत्तर आपका आना चाहिए था। जिन्होंने भी किया है भाई चेक कर लो, कहीं बाई चांस वैसे तो गलती होगी नहीं, फिर भी कहीं कोई मिस्टेक है तो सही कर लो। और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, ये किया होगा, तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं भी क्लास में इतना ज्यादा समय ना लगाता और कल के लेक्चर में कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको करा देता। ठीक है ना, हमें जो भी चीज करनी है अच्छे तरीके से करनी है सो दैट हम नंबर लेकर आ सके एग्जाम में। ये लीजिए, तो वापिस आ जाते हैं अपनी क्लास पर। ये हम क्लास में कल नोट्स बना रहे थे जिन बच्चों, ठीक है ये लीजिए जी, मैं आपको फटाफट से गो थ्रू आपको करा दूं। मैंने रिवीजन तो करा दी है वैसे, फिर भी एक बार गो थ्रू करा दूं। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखकर बैलेंस शीट के माध्यम से पूरा जो फाइनेंस मैनेजमेंट का अपना सिलेबस है एफएम का वो समझ लिया था। उसके बाद एक बाउंड्री बना ली थी अपनी सिलेबस की। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट 1 बेसिक्स, जिसमें पूरा डिटेल में समझा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है और इसमें से थियोरेटिकल किस तरह से हमसे चीजें पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ये सभी चीजें हमें पढ़नी थी, ये भी हमने कल मैप कर लिया था। उसके बाद आपका ये हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल डेट जो है स्टार्ट कर दिया था पुत्र। इसको समझा था, आई इंटू 1 माइनस टी का लॉजिक समझा था, फॉर्मूला लिखा था और सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो लिख ली थी। फिर कुछ प्रश्न किए थे हमने, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने लिखा था जी कॉन्सेप्ट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल, और रिडीमेबल भी कौन सा, हमने कहा अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि ये मेथड एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा आपको, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देगा।
आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देगा। अगर एग्जाम के अंदर कभी आपको रिडीमेबल डेट का क्वेश्चन आता है, इसमें केडी निकालना है और क्वेश्चन नहीं बताता कि कौन सा मेथड लगाना है, आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर सर दूसरा मेथड कौन सा होता है, सर ये भी बता दो। थोड़ी देर के पश्चात आपको देखने को मिलेगा जिसको YTM यील्ड टू मेच्योरिटी या फिर प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन नाम से पूछेगा तो जो भी क्वेश्चन नाम दे रहे हैं उस नाम वाले मेथड से हम कर देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से डेफिनेटली कर सकते हैं। मेजर मतलब यही चलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला वगैरह हमने सीख लिया था। आई टी और एनपी का मतलब सेम था जो कॉन्सेप्ट 2 में सीखा था। नए वेरिएबल्स यहां पर पुत्र केड़े ऐड हुई सी, एक होया सी एन, एक होया सी आरवी। एन का मतलब क्या है हमने लिखा था लाइफ ऑफ डिबेंचर इन ईयर, और आरवी का मतलब क्या था रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। भाई कितने रुपए पर रिडीम करने वाले हो। हमने कहा था अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिडीमेबल एट पार है तो इसका मतलब जो आपकी आरवी है ना बेटा वो नेट प्रोसीड्स है, वो नेट प्रोसीड है। और अगर क्वेश्चन कभी आरवी के बारे में कुछ बताता नहीं तो हमें यही एज्यूम करना है कि रिडेम्पशन इज बीइंग डन एट पार। वहीं आरवी अगर क्वेश्चन कहे कि भाई रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम तो उस केस में आप फेस वैल्यू में कुछ और प्रीमियम भी ऐड कर रहे हैं जिसके बाद आप इन्वेस्टर को वापस कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहे हैं 100 रुपए है आपका फेस वैल्यू एंड रिडीमेबल वैल्यू जो है ना वो 5% प्रीमियम पर करनी है बेटा, तो 100 रुपए प्लस 5% 105 रुपए आपकी रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगी। ये सारा हमने सीख लिया था। इससे संबंधित पुत्र हमने प्रश्न करना है। आ जाओ मित्र, आ जाओ मित्र ते पुत्र, ये लीजिए जी। जितने बच्चे मेरे संग संग बढ़िया तरीके से ये यूज करेंगे बहुत बढ़िया होएगा। ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे अरे सर कर तो रहे हैं, हमें सर पर विश्वास है, सर ठीक ही करेंगे। ओ पुत्र, ओ पुत्र, अभी नहीं करोगे तो एग्जाम में भी मन नहीं करेगा। अभी नहीं करोगे तो एग्जाम में भी मन नहीं करेगा करने का। प्रैक्टिस के लिए आपको कैलकुलेटर उठाना होगा, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति युद्ध में जाता है वो ये नहीं कहता हाँ सर मैंने ना पिछला युद्ध देखा था 40 दिन चला था, वो बोला बड़ा युद्ध था, मैंने देखा सारे कैसे तलवार चला रहे थे, मैंने देख के ही सीख लिया, मैं भी जा रहा हूँ युद्ध में, देखो मैं भी चलाऊंगा। भाई तू वहां गया तेरे से तलवार ही नहीं उठाई जा रही, तेरे को चलानी नहीं आ रही, तो पहले खुद से अभ्यास करके देखना होगा खुद से। तो वही चीज मैं कह रहा हूं मेरे साथ साथ करेंगे। आई जी प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने कॉन्सेप्ट नंबर 3 से आता हुआ। फिर से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन चलेंगे 3-4 जहां से हम पूरा ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में घुसकर जो है सीखेंगे। की कहता भी क्वेश्चन के अंदर जी सचिन लिमिटेड इशूड 10% ₹50 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 50 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 100 रुपए का। अगर आप निकालना चाहो तो नंबर ऑफ डिबेंचर 50,000 बनते हैं, लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में जब भी किसी भी चीज की कॉस्ट निकालनी होगी केडी केपी के वगैरह तो आप सिंगल सिक्योरिटी से भी निकाल सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर है मैटर नहीं करता। हमें चीजें जो पहचाननी है 10% इंटरेस्ट है, 100 रुपए का फेस वैल्यू है। क्वेश्चन आगे कहता भैया जो टैक्स रेट है ना 40% है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, फाइंड केडी इफ लाइफ ऑफ डिबेंचर इज 10 ईयर। लाइफ ऑफ डिबेंचर जैसे ही बोल दिया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इर रिडीमेबल वाला केस नहीं है, अब ये रिडीमेबल वाला केस है और लाइफ क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया 10 साल की। आइए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर जो है करते हैं। आंसर नंबर 6, जो मैंने चीजें सिखाई थी भूलना नहीं है। हर फ्रेश आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, पेज के सेंटर में आंसर नंबर लिखेंगे। कमॉन, तो हमारे पास क्या क्या चीजें, पांचों वेरिएबल पहचानने। इंटरेस्ट की बात करूं 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट है तो 10 रुपए पर डिबेंचर हो गया जी इंटरेस्ट। उसके बाद टैक्स रेट क्वेश्चन ने बोला जी 40% है यानी कि 0.40। हमें चाहिए एन, लाइफ कितनी है क्वेश्चन ने बोला जी 10 ईयर्स है। हमें चाहिए एनपी नेट प्रोसीड, क्वेश्चन ने कोई डिस्काउंट प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं बताई, तो नेट प्रोसीड है 100 रुपए और ब्रैकेट में लिख दूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम एज फेस वैल्यू पुत्र। उसके अलावा हमें क्या चाहिए रिडेम्पशन वैल्यू, क्वेश्चन ने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया तो ये भी कितनी है 100 रुपए यानी कि सेम एज फेस वैल्यू। ठीक है जी, ये पांचों वेरिएबल हमने फ्रीज कर लिए। जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यही 5 वेरिएबल यूज होंगे तो हम पहले इनको लिख लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे जी केडी का फॉर्मूला विच इज आई इंटू 1 - t प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 पुत्र and multiply by 100. So this is the formula of approximation method. I कितना है? Your interest is 10 रुपी,
योर इंटरेस्ट इज पुत्र 10 रुपी, 1 माइनस टी विच इज 0.4, आरवी है 100, एनपी है 100 होल डिवाइड बाय योर लाइफ ऑफ डिबेंचर इज 10 ईयर्स होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी है पुत्र 100 प्लस 100 बटे 2, 100 प्लस 100 बटे 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100। 10 इंटू 1 माइनस 0.4 हो गया जी 6, 100 माइनस 100 अपॉन 10 हो गया जी 0 एंड डिवाइड बाय 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 100 इंटू 100। तो आपका जो उत्तर आ गया 6 बटे 100 गुना 100, ये उत्तर आ गया जी 6%। आंसर आ गया 6%। अगर आप ठीक है सिंपल देखते हैं, अगर आप छोड़ते हैं, आपने देखा 10 इंटू 1 माइनस 0.4, आपका इंटरेस्ट है 10%, 40% की सेविंग है, तो यहां पर कितना आ गया 6, और यहां पर हमारा आंसर 6% एग्जैक्ट कैसे आ गया? क्योंकि अगर आप इस चीज को देखो, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो इसके कारण कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। 100 माइनस 100, आरवी और एनपी दोनों सेम है, जब उन दोनों के अंदर कोई गैप ही नहीं है तो ये कितना आ गया 0। जब दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर भी कहने को एवरेज ले रहे हैं, 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, लेकिन वो भी वापस क्या आ गया 100 आ गया। ये सेम आंसर आपका तब भी आता अगर मैं इस क्वेश्चन में ये सोच लेता कि भाई डिबेंचर इररिडीमेबल है। फॉर्मूला क्या होता? आई इंटू 1 माइनस टी, ये रहा आई इंटू 1 माइनस टी आपका, डिवाइड बाय एनपी जो कि कितना है 100 रुपए, तब भी आंसर सेम आता, क्योंकि चाहे डिबेंचर इस केस में रिडीमेबल है, लेकिन रिडीमेबल वाला कोई लक्षण नहीं है उसके अंदर। लक्षण इन द सेंस कि आरवी और एनपी दोनों सेम हो गई और दोनों एज गुड एज फेस वैल्यू है, जिसके कारण आपका सेम आंसर आ गया जो कि इंटरेस्ट की कॉस्ट बनती है। ठीक है जी, तो ये लर्निंग हमारी इस प्रश्न से रही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नई बात सीखेंगे। प्रश्न नंबर 7 पर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से अगेन जी। क्वेश्चन से सचिन लिमिटेड इशूड 10% रुपी 50 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, लेकिन एट 10% डिस्काउंट, टैक्स का रेट है 40% का, डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार हैं इस बार भी, फाइंड केडी इफ लाइफ ऑफ डिबेंचर इज 10 ईयर्स। फिर से लाइफ ऑफ डिबेंचर दी गई है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो रिडीमेबल डेट का है, इररिडीमेबल डेट का नहीं है। ये लीजिए, तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हम करते हैं शुरुआत। आंसर नंबर 7, सबसे पहले सारे वेरिएबल फ्रीज कर लेते हैं जी। उसने बोला 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट है, तो 10 रुपए आ गया इंटरेस्ट 10%। टैक्स का रेट कितना है जी 40%, टैक्स का रेट है 40%, लाइफ है आपकी 10 ईयर्स। एनपी की बात करूं, क्वेश्चन ने बोला इस बार डिस्काउंट है, आपने डिस्काउंट पर इसी का इशू किया, तो हम कहेंगे फेस वैल्यू पर डिबेंचर है बेटा 100 रुपए का, माइनस यू हैव इशूड ऑन डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू जो कि है 10%, तो 100 रुपए का 10% हो जाता है 10 रुपए। इस 100 में से हमने 10 रुपए माइनस किए, तो ये आ जाता है आपका 90 रुपए। और जो पांचवा वेरिएबल चाहिए हमें वो क्या है जी आरवी, यानी कि रिडेम्पशन वैल्यू। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया, तो मतलब ये बताया कि रिडीमेबल एट पार है, तो इसको भी 100 रुपए ही मान लेंगे, सेम एज फेस वैल्यू। फॉर्मूलाएं भर दीजिए, फॉर्मूलाएं भर दीजिए, फॉर्मूला में भर दीजिए KD इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी, आई कितना है 10, 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन विच इज 10, 10 साल की लाइफ है पुत्र, एंड होल डिवाइड बाय 100 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 इंटू 1 माइनस 0.4 है जी 6, 100 माइनस 90, ये देखिए जी 100 माइनस इसकी बात कर रहा हूं, 100 माइनस 90 अपॉन 10, 100 माइनस 90 10, 10 डिवाइड बाय 10, यानी कि 1 रुपए की आपकी कॉस्ट पड़ रही है जो आप अमोर्टाइज कर रहे हो ओवर द लाइफ, डिफरेंस बिटवीन द आरवी एंड एनपी। जब हमने रिडीमेबल डेट का कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने यही तो कहा था कि भाई आप ले कितना रहे हो पैसा आज की रेट में 90 वर्सेस दे कितना रहे हो 100, तो ये 10 रुपए की भी तो कॉस्ट है, लेकिन ये पूरी लाइफ की है, हमें उसको ओवर द लाइफ स्प्रेड करना था, क्योंकि जो कॉस्ट निकलती है वो ईयरली निकलती है। तो आपने बोला 100 माइनस 90 10 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन लाइफ कितनी है 10 साल, तो पर ईयर 1 रुपए की कॉस्ट आई, एंड डिवाइड बाय 190 डिवाइड बाय 2, 190 बटे 2, 2 9 18, तो 2 5 10, ये लीजिए,
तो ये आ गया आपका 7 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100। आ जाओ ये थे 7/95%, ये आया 7.36%, 7.36%, 7.368 है, सॉरी 7.368 है, तो इसको 7 कर दिया जाएगा। समझें क्या हुआ, आपका 10 इंटू 1 - 0.4 जो है ये कितना बन रहा था 6%। पिछले प्रश्न में तो उत्तर हमारा 6% आया, लेकिन यहां पर बढ़ कैसे गया, यहां पर बढ़ कैसे गया, एक तो वहां पर ये चीज 0 थी जो कि यहां आई 1, पिछले प्रश्न में अगर देखते हो ये चीज 0 थी, लेकिन यहां पर कितनी आ गई जी 1। उसके अलावा जो आपका डिनोमिनेटर है वो कितना था 100 रुपए, मतलब ओवरऑल बेनिफिट मुझे 100 रुपए का हुआ था, लेकिन यहां पर जब मैंने एवरेज किया तो मेरा बेनिफिट कितना है 95 का। ये पता कैसी सिचुएशन है, दो तरफा मार। मान लो आपने भी गलती करी, मम्मी आ गई डांट लगाने के लिए, बुरी तरह से डांट रही है, और वहां से पापा जी आगे, पापा आए थे बचाने के लिए, लेकिन पापा ने देखा मम्मी डांट रही है, अपने कहता क्या हो गया बच्चे को इतना क्यों डांट रही है, मम्मी कहती इसने ये कर दिया और जो तुमने किया था वो कुछ बहुत ही बुरा था, तो साथ ही साथ पापा भी लग गए डांट लगाने, मतलब दो तरफा मार, इथों भी चपेड़े उथों भी चपेड़े, दोनों तरफा। तो हुआ कि इस प्रश्न में यही सिचुएशन हुई कि एक तो आपका न्यूमरेटर बढ़ गया जिसके कारण कॉस्ट बढ़ रही है, ये 7 हो गया आपका, पिछले क्वेश्चन में कितना था 6, और ऊपर से डिनोमिनेटर कम हो गया, पिछले क्वेश्चन में कितना था 100, यहां कितना हो गया 95। अगर समझो ये डिनोमिनेटर 100 ही रहता तो भी हमारा आंसर जो कॉस्ट पड़ती वो 7% ही पड़ती, लेकिन यहां दो तरफा मारोगे, मेरा न्यूमरेटर बढ़ गया और मेरा डिनोमिनेटर कम हो गया, जिसके कारण मेरा आंसर 7.37 बहुत आगे तक चला गया। यानी कि अगर कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो कंपनी के लिए ये नुकसान वाली बात है, कंपनी के लिए नुकसान वाली बात है। देखने के क्या लगता है कि कंपनी दोनों ही केस में इंटरेस्ट 6% का दे रही है, मतलब 10% का दे रही है, 40% टैक्स सेविंग 6 रुपए पड़ रहा है नेट। पिछले प्रश्न में तो ठीक है 6% की कॉस्ट थी, लेकिन यहां पर आपकी 6 नहीं है, डिस्काउंट होने से आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, वो 7.37 तक उत्तर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जज करते हैं, एक और प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न नंबर 8, अगेन बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 3 से। इट सेज Sachin Limited issued 10% rupee 50 lakh debentures of rupee 100 each at 10% premium. टैक्स रेट है 40%, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, फाइंड केडी लाइफ ऑफ डिबेंचर इज 10 ईयर। लाइफ ऑफ डिबेंचर 10 है, मतलब रिडीमेबल डेट है। क्वेश्चन ने कहा फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट 10%, और इस बार आपने प्रीमियम पर इशू किया है, मतलब नेट प्रोसीड आपकी ज्यादा आ जाएगी फेस वैल्यू के मुकाबले। टैक्स का रेट है 40%, रिडेम्पशन होती है पार पर, यानी कि जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो सेम एज उत्तर फेस वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये लीजिए उत्तर नंबर 8 पर आ रहे हैं। उत्तर नंबर 8 पर सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करें, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 10% का इंटरेस्ट बेटा 10 रुपए, टैक्स का रेट है हमारा 40%, आपकी जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स की। एनपी की बात करें, क्वेश्चन ने कहा आपका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पर डिबेंचर है जी 100 रुपए का, लेकिन इस बार जब आपने इशू किया, आपकी पोजीशन मार्केट में अच्छी है, तो यू हैव बीन एबल टू चार्ज अ प्रीमियम, कितना 10%, किसके ऊपर लगाना है परसेंटेज, हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर, तो 100 रुपए का 10%, ये आ गया जी 10 रुपए, और आपका जो नेट प्रोसीड है वो कुल मिलाकर कितना बन गया 110 रुपए का, 110 रुपी। अंत में हम बात करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू की। क्वेश्चन ने बोला भाई रिडीमेबल एट पार है, मींस सेम एज योर फेस वैल्यू दैट इज 100 रुपी, रिडेम्पशन वैल्यू आ गया आपका 100 रुपए का। फाइनली हम केडी का फॉर्मूला लगा देते हैं, आई इंटू 1 - टी दैट इज 10 इंटू 1 - 0.4 प्लस आरवी कितना है 100 रुपए, माइनस एनपी 110 डिवाइड बाय एन, लाइफ कितनी है 10 साल की, एंड बेटा होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी दैट इज 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही आपने इसे सॉल्व करना चालू किया तो 10 इंटू 1 - 0.4 तो हो गया 6, उसके बाद लिखा है 100 माइनस 110। ये बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये तभी हो सकता है अगर कंपनी की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो। आपने पैसे लिए कितने हैं 110 रुपए और कह रहे हो वापस करूंगा सिर्फ 100 रुपए, देखने से तो
लग रहा है कि आप नुकसान करा रहे हो, लेकिन एक राशनल पर्सन हमेशा इन दोनों से वैल्यू करेगा कि भाई फेस वैल्यू कितनी है, क्या आप मुझे फेस वैल्यू वापस कर रहे हो, कोई रिडेम्पशन डिस्काउंट पर तो नहीं कर रहे हो। तो 110 रुपए लेकर 100 रुपए दे रहे हो, मतलब लोग कंपनी को सम्मान दे रहे हैं। कंपनी कहते हैं भाई तुम्हारी गुडविल है तो मैं तुम्हें इतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, ज्यादा देकर कम वापस। और इसमें फायदा किसका है? कंपनी का। 110 रुपए ले रही है, 100 वापस कर रही है। जब फायदा है तो आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। यही कारण है कि 100 माइनस 110 जब किया, ये कितना आया? -10 डिवाइड बाय 10। ये -10 डिवाइड बाय 10, मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ने की बजाय हो रही है कम। एंड होल डिवाइड बाय 100 प्लस 110, 210 डिवाइड बाय 2, ये आ गया पुत्र 105 गुना 100। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये 6 है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 10/10 1। एंड डिनोमिनेटर में 105 गुना 100, ये आ गया पुत्र 5/105 गुना 100। 5 डिवाइड बाई 105%, ये आता है जी 4.76%। 4.76%। अब इसकी कहानी क्या है? जब हम यहां की तरफ देखते हैं 10 इंटू 1 माइनस 0.4 है, तो ये अभी भी 6 ही है। पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही था, लेकिन वहां कॉस्ट निकल गई थी 7.37 और यहां मेरी इफेक्टिव कॉस्ट है सिर्फ 4.76। आइडियली जो हमने प्रश्न नंबर पहला किया आज के लिए, जो प्रश्न नंबर 6 हमने किया, वहां पर हमने देखा कि यार आपकी 6% की कॉस्ट पड़ रही है आई इंटू 1 - 2, तो ये राशनल एक बनती है कि हाँ 6% की कॉस्ट है। लेकिन जैसे ही डिस्काउंट पर इशू किया, मेरी कॉस्ट बढ़ गई। और जैसे ही अब हम प्रीमियम वाला केस कर रहे हैं, आई इंटू 1 - 2 तो 6 ही है, लेकिन बाकी सब चीजें कुछ इस तरह से मूव कर रही हैं कि मेरी इफेक्टिव कॉस्ट 6% से भी कम आ गई है। इसका रीजन क्या रहा? एक तो आपकी कॉस्ट में यहां से कमी आई, क्योंकि आरवी माइनस एनपी पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो गया, और दूसरा आपका जो डिनोमिनेटर था वो भी बढ़ गया, ये 105 आ रहा है। यानी कि आपको जो फायदा है वो ज्यादा मिल रहा है। आप 110 रुपया ले रहे हो, 100 वापस कर रहे हो, तो नेट फायदा, एक एवरेज फायदा जो हम लगाएं तो 105 रुपए का है। ये कौन सी सिचुएशन हो गई? जहां सीए का रिजल्ट आया, पास हो गए, मम्मी प्यार कर रही है, और पापा जब ऑफिस है, पापा को भी पता चला रहा बेटा सीए में पास हो गया, तो पापा भी प्यार कर रहे हैं। दोनों तरफ से प्यार आ रहा है, यहां ऊपर भी प्यार और यहां नीचे भी प्यार, मतलब दोनों तरफ से फायदा ही फायदा हमें मिल रहा है। तो इस तरह से ये वाला मैकेनिज्म पुत्र चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 8। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन कॉन्सेप्ट नंबर 3। क्वेश्चन सेज पुत्र, सहवाग लिमिटेड इशूड 10% 10 लाख डिबेंचर। 10 लाख डिबेंचर, एक डिबेंचर तो 100 रुपए का होता है, कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। कहता जी 5% डिस्काउंट ते, टैक्स द रेट है 40%, लाइफ हैगी 5 साल दी। फाइंड केडी इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो पहली बार हमारे सामने सिचुएशन आती है जहां पर रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम। कंपनी की हालत कितनी खस्ता है सोचो। कंपनी लोगों को अपने पास आकर्षित करने के लिए क्या कह रही है? भाई डिस्काउंट ले लो, भाई डिस्काउंट में दे रहा हूं, ले लो चीज। लोग कहते हैं अच्छा और हमें क्या दोगे, और तुम हमें क्या दोगे? कहते हैं ऐसा है 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट पर इशू कर देता हूं, मतलब 95 पर। 95 लोगों ने दिए, लेकिन इंटरेस्ट कितने पर मिलता है? फेस वैल्यू पर 100 रुपए पर। तो लोगों का फायदा हो गया। कहते और फायदा क्या दोगे? कंपनी कहती 5 साल बाद जब वापस करूंगा ना, तो तुमने 95 दिए मेरे को, मैं तुम्हें 100 रुपए जो फेस वैल्यू उसमें 5% ऐड करके यानी कि 105 रुपए वापस करूंगा। तो लोग खींचे चले आए। इंसानी फितरत है, जहां पर भी डिस्काउंट देखते हैं, सस्ती है, फ्री है, उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, नुकसान ही चाहे क्यों ना हो जाए। अब इस कंपनी ने ऐसा बोला, रफली ऐसे ही मजे में बात कर रहे हैं, मान लो कंपनी 2 साल तो बच गई, कंपनी 2 साल तो बच गई, क्या करोगे? सस्ते के चक्कर में गए थे, बर्बाद हो गए। सस्ते के चक्कर में गए थे, पैसा लुटा दिया। तो भाई जहां भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है लाइफ में, कोई भी चीज हो, बड़े ही सोच समझ कर करनी है, किसी भी बारे में हो, किसी भी चीज की हो। प्यारे समझ गए? हाँ जी, ये लीजिए उत्तर नंबर 9 हमारे सामने। आंसर नंबर 9। फ्रीज करते हैं वेरिएबल्स अपने। सबसे पहले आई, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 10% का इंटरेस्ट है बेटा, तो 10 रुपए पर डिबेंचर हो गया इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने कहा जो टैक्स रेट है ये 40% है। आपकी जो लाइफ है इस बार 5 साल की। अगर हम एनपी की बात करें तो क्वेश्चन ने बोला जी जो फेस वैल्यू पर डिबेंचर है ना,
वो है 100 रुपए की। फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 100 रुपए, और आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। कितने रुपए का डिस्काउंट है, 5% का। तो 100 रुपए का 5% लगाया बेटा, ये आ गया 5 रुपए, एंड यू गेट द फिगर इज 95 रुपी। तो आपका जो नेट प्रोसीड है वो 95 रुपए का हो गया। जब बात करता हूं रिडेम्पशन वैल्यू की, क्वेश्चन ने बोला कि जो रिडेम्पशन है ना वो प्रीमियम पर है, आप कहेंगे फेस वैल्यू पर डिबेंचर 100 रुपए प्लस पुत्र प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी किस पर होगा, हमेशा फेस वैल्यू पर। 100 रुपए का फेस वैल्यू है, क्वेश्चन ने कहा है 5% का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 5 रुपए, सो यू गेट 105 रुपी एज द आरवी। कंपनी 105 रुपए वापस करेगी, जबकि लिए कितने हैं 95, यानी कि ये दो तरफा मारोगी, डिस्काउंट पर इशू और ऊपर से रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो हम इसमें भरते हैं, आइए फॉर्मूला के अंदर, आई इंटू 1 - टी, आई कितना है 10 इंटू 1 - टी पुत्र, दैट इज 0.4 प्लस आर वी विच इज 105 माइनस एनपी, आर वी माइनस एनपी अपॉन एन, द लाइफ इज 5 years एंड होल डिवाइड बाय पुत्र आर वी प्लस एनपी अपॉन 2, 105 से 95 बटे 2 गुना 100। 10 इंटू 1 - 0.4 है 6, 105 माइनस 95 10, तो 10 बटे 5 2, एंड होल डिवाइड बाय पुत्र 105 प्लस 95 बटे 2, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100, so it becomes 8 divided by 100 into 100, you get your answer as 8%। फिर से हमें यही देखने को मिल रहा है कि यार 10 into 1 - 0.4 तो 6 ही था, ये 8 तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि आपका जो ये न्यूमरेटर है दूसरी आइटम 105 वापस करने हैं, जबकि लिए सिर्फ कितने 95, मतलब एक इंटरेस्ट तो देना ही है। कोई बच्चा ये कहे नहीं ये तो कॉमन ही है, ये तो नॉर्मल ही है ना, जितने लिए उससे ज्यादा देना होगा। भाई इंटरेस्ट दे तो रहे हैं हर साल का, इंटरेस्ट हर साल का दे तो रहे हैं। पता कैसी सिचुएशन होगी, आपने कहीं से लोन लिया मान लो 10 लाख रुपए का, ईएमआई जा रही है, इंटरेस्ट देते रहे, और साथ में एग्रीमेंट में लिखे कि लास्ट में ना 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है आपको। किस बात का भाई, जब ईएमआई सारी दे दी, उसके अंदर प्रिंसिपल का पोर्शन भी है, इंटरेस्ट का भी, तो वो एक्स्ट्रा किस बात का दूं। तो ये वो वाला एक्स्ट्रा बता रहा है कि भाई लिया तुमने 95 है, वापस कितना करना होगा 105 रुपए। ये लीजिए जी, ये प्रश्न हमारा डन हुआ। प्रश्न नंबर 9, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। मार्क दिस क्वेश्चन 5 स्टार, एग्जाम वाले डे पर देखकर जाना होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा था स्टार रेटिंग वाला सिंबल बनाया, कई जगह पर मैं लिखवाऊंगा जो मुझे पता है कि ये करके जाना ही है आपको। बाकी जिन क्वेश्चन में मैं नहीं लिखवाऊंगा वो हर बच्चा अपनी मर्जी से लिख सकता है। किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है कि यार ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको अपनी तरफ से रेटिंग दे लो, सो दैट आप उसको करके जा सको। अदरवाइज जो मेजर होंगे क्वेश्चन, वहां वहां मैं आपको लिखवा दिया करूंगा जी। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे, क्वेश्चन नंबर 10, मैं कॉन्सेप्ट 3 ही डाल रहा हूं इसमें, देखेंगे। कोहली लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 20 टू बी मेच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 25। 1 अप्रैल 20 को इशू की, मेच्योरिटी कब है 1 अप्रैल 2025 में, तो लाइफ कितनी होगी जी 5 साल। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज ₹80 ईच, मार्केट प्राइस कितना है 80 रुपए। क्वेश्चन कहता है जी फाइंड केडी इफ टैक्स रेट इज 35%। क्वेश्चन कहता है फाइंड केडी इफ टैक्स रेट इज 35%। बच्चों के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन का सवाल यहां पर क्या आ जाता है, आपने 1 अप्रैल 2020 को इशू की, 2025 में मेच्योरिटी है। क्वेश्चन ये बता ही नहीं रहा कि आपने इशू कैसे की है। फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, क्या आपने डिस्काउंट पर इशू किया, क्या आपने प्रीमियम पर इशू किया, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा। एक अतरंगी सी चीज दे दी, क्या था मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर ना 80 रुपए है। भाई ये तो आज की डेट में है ना, जब इशू किया तब क्या था, और कहता केडी निकालो। बच्चे सोचते हैं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, समझने की कोशिश करना। एक लाइन बोलने वाला हूं, इस लाइन को अपने जहन में बिठा लेना, इस लाइन को अपने जहन में बिठा लेना, तो इस तरह की सिचुएशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, इट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। क्या बोला मैंने,
जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट नहीं बोल रहा, पूरे चैप्टर के लिए बोल रहा हूं, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है इट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। अगर मैं आज की डेट में बैठा हूं, मैं कह रहा हूं यार मैंने ना 3 साल पहले या 4 साल पहले कुछ डिबेंचर इशू किए थे, मुझे कॉस्ट निकालनी है आज, तो कॉस्ट उस डिबेंचर की नहीं निकल रही, कॉस्ट निकलती है कि अगर आज आप डिबेंचर इशू करो तो उसकी कॉस्ट कितने की पड़ेगी, अगर आज इशू करूं तो कितने की कॉस्ट पड़ेगी। कभी भी पास्ट नहीं सोचना, हमेशा प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोचना। आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है डिबेंचर का आज की डेट में, 80 रुपए, यानी कि यही मेरे लिए रेलिवेंट चीज है। अगर आज की डेट में मार्केट प्राइस 80 रुपए है, इसका मतलब यह है अगर मैं इशू करने जाऊं, अगर मैं आज की डेट में सोचूं कि मुझे डेट इशू करना है, मेरी फेस वैल्यू है 100 रुपए की, मान लो मेरी फेस वैल्यू 100 रुपए की, क्वेश्चन मुझे कहता आपने ना जब इशू किया था 3-4 साल पहले 10% प्रीमियम पे किया था, मतलब 100 वाली चीज के 110 लिए थे, चलता था भाई नाम कंपनी का, लेकिन अब कहते हैं हालत थोड़ी खस्ता है, मार्केट प्राइस 80 रुपए चल रहा है। तो आज जब इशू करने की बारी आएगी, क्या आप लोगों से 110 रुपए ले सकोगे, क्या 100 रुपए ले सकोगे? कोई मूर्ख ही होगा जो आपकी कंपनी में इतने पैसे लगाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस ही 80 है। उस इंसान को जब सेकेंडरी मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से 80 रुपए की चीज मिल सकती है तो वो आपको 80 से ज्यादा देगा क्यों? तो मार्केट प्राइस जो लिखा है वही आज की डेट में मेरे लिए रेलिवेंट इशू प्राइस है। क्या बोला मैंने? इशू प्राइस है, मैंने नेट प्रोसीड नहीं बोला, मैंने क्या बोला? इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता था? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। आज की डेट में इशू करने जाऊं तो ये 80 रुपए मेरे लिए इशू प्राइस है। अगर मान लो क्वेश्चन मुझे कह दे देयर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 10%, इसका मतलब है वो फ्लोटेशन कॉस्ट आपने 80 रुपए में से माइनस करनी, कि मैंने इशू किया 80 का, लेकिन 10% यानी कि 8 रुपए उसमें से कॉस्ट ऑफ इशू हो गए, तो मेरे तक कितने आएंगे? सिर्फ 72। एंड ऑब्वियसली अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो यही मार्केट प्राइस आपका नेट प्रोसीड्स उत्तर हो जाएगा। आए जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन। आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 जी। सारे वेरिएबल्स को फ्रीज करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है आपका इंटरेस्ट रेट है पुत्र 10% का, आई इज इक्वल टू 100 × 10%, 10 रुपी। उसने हमें बोला है, एक सेकेंड जी, टैक्स रेट कितना था प्रश्न में? 35% का। लाइफ कितना है? 5 ईयर्स। ये कैसे निकल पाया? 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2025 तक हमने काउंट कर लिया। जब आई नेट प्रोसीड्स की बात, मैंने क्या बोला? कितना रुपए है? 80 रुपए, सेम एज मार्केट प्राइस पर डिबेंचर। वहां से आ गया 80 रुपए। क्या क्वेश्चन ने रिडेम्पशन के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया, तो हम एज्यूम करेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन ने नहीं बताया, लिखा भी नहीं ना रिडीमेबल एट पार है, तो आरवी है 100 रुपए। मतलब हमने एज्यूम किया कि तुम सेम एज फेस वैल्यू है। ये सारे नोट्स मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में लिखवाए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे केडी का, आई इंटू 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन। एन कितना है जी? 5, एंड होल डिवाइड बाय आर वी विच इज 100 प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 इंटू 1 - 0.35 कितना हो जाता है बेटा? 6.5। 100 - 80 20, 20 डिवाइड बाई 5 हो गया 4, एंड होल डिवाइड बाई 180/2, 90 गुना 100 मीन्स 10.50 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। ये लीजिए जी, 10.5 उत्तर डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 11.67। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होगी जी बल्ले बल्ले सिचुएशन। सजन राजी हो जावे फिर भी रोला नहीं पाईदा, ओ पागला सजन राजी हो जावे फिर भी रोला नहीं पाईदा। इशक हुंदा हीरियां दे वर्गा हो जग तो लुकाईदा पागला। ये लीजिए, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो आपका टेस्ट रहेगा आज का, इस कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से जो टेस्ट आपका रहेगा
आज के लिए टेस्ट माने होमवर्क जो आप करके आओगे और क्लास में आपको मैं इवेल्युएट करूंगा। ये लीजिए, तो आपका प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 कॉन्सेप्ट नंबर 3 से है और ये एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया था। ये प्रश्न एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया था, करके आना है आपने। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 कॉन्सेप्ट नंबर 3 से है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा गया था। जो मैं चीजें बता रहा हूं आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। एग्जाम क्वेश्चन ये वाला कितने का था? 38 नंबर, 6 मार्क्स का। और ये वाला क्वेश्चन था एग्जाम का आया हुआ बेटा 5 मार्क्स का। दोनों ही बढ़िया प्रश्न है, एकदम तरोताजा कर देंगे, आपको कॉन्सेप्ट की रिवीजन करा देंगे। चलिए आगे लेकर चलता हूं आपको। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आ रहे हैं। क्या सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट में? कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको क्या सिखाया? कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट किया, लेकिन मेथड कौन सा था? अप्रोक्सीमेशन मेथड। अभी भी हम वापस कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट ही निकालेंगे, लेकिन जो मेथड लगाएंगे वो अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं होगा। वो अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड नहीं होगा, वो एग्जैक्ट मेथड होगा। उसको बोलते हैं जी यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, या फिर प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। आइए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 4। सेम सेम अंदाज में लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल मेथड कौन सा है? वाईटीएम मेथड, जिसकी फुल फॉर्म होती है यील्ड टू मैच्योरिटी, या फिर इसे प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बेटा बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चे धराशायी हो जाते हैं इसके सामने। वाईटीएम मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड जी। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड क्या कहता है, आइए समझें। दिस मेथड सेज, लेट्स से दिस इज द टाइमलाइन। ये है हमारा जीरो पीरियड। जीरो पीरियड का मतलब है ये है आज। ये है हमारा प्रेजेंट। इस दिन हमें पैसा आया, इस दिन हमें नेट प्रोसीड्स आई, तो मैंने प्लस लगा दिया, मतलब पैसा आया, नेट प्रोसीड्स आई। उसके बाद आपके ईयर्स है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है, एंड nth ईयर है। वो एज्यूम nth ईयर। और ये जो n है, दिस n इज प्री डिफाइंड, क्योंकि डेट कौन से? इररिडीमेबल नहीं है, रिडीमेबल डेट है। हर साल आपको क्या देना है? यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ पुत्र इंटरेस्ट एवरी ईयर। और लास्ट में, मतलब एक आपको ओवर द पीरियड जो देना है, आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी देनी है। रिडेम्पशन वैल्यू कभी भी हो सकती है, क्वेश्चन कहेगा लाइफ के एंड में है तब हो सकती है, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा देना है, या लास्ट में एक बार वापस कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। तो हम अभी यहां पर लिख लेते हैं कि आपने इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था वो वाला प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है। सारा मैकेनिज्म सेम है जो कि रिडीमेबल डेट में सीखा, लेकिन कॉस्ट निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। हमने क्या लिखा? yield to maturity मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड, पीवी मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि आपने क्या करना?
जितने भी ये फ्यूचर में पेमेंट्स आपको दिख रही हैं, इन सबको उठाकर आप प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ। प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट, आज, आज क्या है, प्रेजेंट है। इन सबको उठाकर प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ और उसकी मदद से केडी को निकालो। कैसे निकलेगा, कैसे स्टाइल रहेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, वो सब मैं सिखा रहा हूं अभी। हमने क्या कहा, जितनी भी पेमेंट्स आपने करनी है बाद में, जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं, सबको उठाकर आप प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ। ये लीजिए जी, हम क्या कह रहे हैं, ब्रिंग ऑल ऑफ दीज टू प्रेजेंट वैल्यू। ब्रिंग ऑल द फ्यूचर वैल्यूज टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है टुडे, और इसकी मदद से निकालो। ये होता है बेस। और जब आप फ्यूचर वाली वैल्यूज को, जो आगे आने वाले ईयर्स हैं, जब उनकी वैल्यूज को पीछे उठाकर लाते हो, तो इस मैकेनिज्म को बोला जाता है डिस्काउंटिंग। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है डिस्काउंटिंग। हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, मैं एक छोटी सी सिचुएशन बताना चाहता हूं। हम ये जानते हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर रेज टू पर एन। तो बचपन का फॉर्मूला है एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू वन प्लस आर रेज टू पर एन। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई अमाउंट आज की डेट में इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इतने समय के लिए इन्वेस्ट करो, तो उसकी ये फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। बड़ा ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें से आप क्या करो, पीवी अगर मैं निकालना चाहूं तो इट विल बी एफ वी अपॉन वन प्लस आर रेज टू पर एन। सिंपल मैथमेटिक्स है, पीवी को मैं कह सकता हूं तो है भाई एफ वी अपॉन वन प्लस आर रेज टू पर एन। और अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इट इज एफ वी इंटू वन प्लस आर रेज टू पर एन। ये भी कह सकता हूं ना अलग से, पीवी इज इक्वल टू एफ वी इंटू वन प्लस, सॉरी, वन अपॉन वन प्लस आर रेज टू पर एन। अब हम कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, ये क्या चीज है, फ्यूचर वैल्यू। इससे क्या बन जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। कैसे बन जाएगी, कहते हम ना एक चीज से इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किससे, इससे वन अपॉन वन प्लस आर रेज टू पर एन, इस चीज से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इस चीज का नाम क्या रख दिया, कहते तुम्हारा नाम रख देते हैं कि तुम हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब तुम एक ऐसे फैक्टर हो जिससे अगर मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं, तो तुमसे मल्टीप्लाई करने पर ना आज की प्रेजेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चमत्कारी फैक्टर का नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। समझ में आई ये बात। एक एग्जांपल लिखवाता हूं और उसके बाद वाईटीएम क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और फिर वाईटीएम क्लियर। मैं कहता हूं फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100। फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100। जो ₹100 है, ये एक साल बाद की वैल्यू है। व्हेन आर इज 8%। अगर आपका आर 8% है, मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी विच इज 100 इंटू वन अपॉन वन प्लस आर विच इज 0.08 रेज टू पावर 1। 100 इंटू वन अपॉन 1.08। कैलकुलेटर जी आइए जरा, 1 अपॉन 1.08 जी कितना है, 0.9259। तो आपने कहा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9259, ये आ गया जी 92.59 रुपी। इसका मतलब क्या है, जो एक साल बाद 100 है ना, उसकी वैल्यू आज की डेट में 92.59 है। क्या बोला हमने, ये लीजिए, जो एक साल के बाद 100 रुपए है ना, उसकी वैल्यू आज की डेट में जीरो पीरियड में कितनी है, 92.59 रुपी है। कितना आसान हो गया समझना। और इसका जो बीच का वैल्यू है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना, 8%। मतलब कंक्लूजन आ रहा है, सुनना। अगर कंपनी ने आज 92.59 रुपए लिए हैं और एक साल बाद 100 रुपए वापस करने हैं, तो उनको क्या कॉस्ट पड़ रही है, 8% की कॉस्ट पड़ रही है। तो ये होता है जी वाईटीएम। ये है आपका वाईटीएम। मतलब आप आज की डेट में अगर नेट प्रोसीड लेते हैं 92.59 और एक साल बाद आप 100 रुपए वापस करते हैं, तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी। आप कौन से रेट से इसको करें कि ये 92.59 जो आज की डेट में फ्यूचर में 100 रुपए हो जाए, तो रेट है 8%। यही कहता है यील्ड टू मैच्योरिटी। कहता क्या करो, जितने भी ये फ्यूचर में वैल्यूज लिखी हैं,
इनको मैं किस रेट पर डिस्काउंट करूं कि ये आपका सेम एज प्रेजेंट वैल्यू हो जाए। सुनिएगा वापस से, आपकी जो फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, फ्यूचर की जितनी भी इनकम, जितनी भी स्ट्रीम आपको दिख रही है पेमेंट्स की, जितनी भी वैल्यूज दिख रही हैं, उन सबको प्रेजेंट में ले आओ। और मान लो मेरी आज की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 230 रुपए, लेट्स एज्यूम 230 रुपए। इन सभी वैल्यूज को आज की डेट में ले आओ। जिस रेट पर ये 230 बन जाएगा वही तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है। मान लो रेट आ गया जी, फॉर एग्जांपल ये रेट आ गया 12.30%। इस रेट पर आपकी ये वैल्यूज जो है मैच कर गई, 230 आ गया, तो हम कहते हैं यही आपका केडी है, जो कि हमने यहां से प्रूव कर दिया कि अगर आपका 92.59 आज की डेट में और फ्यूचर का 100 रुपए है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किस रेट के कारण है, वही आपकी कॉस्ट होती है। बड़े सिंपल से ना, आप सोचो आज की डेट में आपने किसी से 92.59 रुपए लिए, वो कहता भाई मेरे को 100 रुपए चाहिए, एक साल बाद आप कहते ठीक है दे दूंगा, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, 8% की पड़ी। आप 92.59 में 8% ऐड करेंगे तब जाकर 100 रुपए पर पहुंचेंगे। अगर इसमें आप 7 करें 10 करें तो 100 नहीं आएगा, 100 से बिखरा हुआ आंसर आएगा, या तो कम या फिर ज्यादा आएगा। तो एग्जैक्ट जिस पर 100 बन जाए वो रेट कौन सा है, वो 8% है। तो हमने भी ये कहा, वाईटीएम कहता है जितने भी फ्यूचर स्ट्रीम है उस सबको प्रेजेंट में ले आओ, और जिस रेट पर वो आपकी प्रेजेंट से मैच कर गया वही आपका केडी होगा। तो हमें क्या करना होता है इसमें, सुनिएगा, जितनी भी फ्यूचर वाली स्ट्रीम्स हैं, हमें सारे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको पहचानना है, कहां कहां इनफ्लो है, कहां कहां आउटफ्लो है, अलोंग विद देयर टाइमिंग। क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज होगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल बनाया, मैंने कहा सिर्फ एक ही ईयर था तो आपका 1.08, जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, फर्स्ट ईयर का फैक्टर कितना है, 0.9259। क्या सेकेंड ईयर का फैक्टर भी इतना ही आएगा? ऑब्वियसली आंसर है नहीं, ये नहीं आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फैक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फैक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका सेकंड ईयर का निकालूं, 1/1.08 ये आ रहा है। अगर मैं ईयर 2 का निकालना चाहूं तो ईयर 2 का फैक्टर आ रहा है 0.857, 0.857 आ रहा है ईयर 2 का फैक्टर। ईयर 3 का निकालोगे तो और कम आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फैक्टर की वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। ठीक है जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं। जब कैपिटल बजटिंग में जाएंगे वहां पर, जब मॉडर्न टेक्निक्स करते हैं तो वहां पर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में इवेल्यूएशन करा दूंगा। अभी हम अपने टॉपिक पर रहते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे। तो वाईटीएम मेथड पर वापस आता हूं मैं। बहुत ही पॉपुलर है आज की डेट में। जब हम आगे जाकर बड़े वाले क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहां पर भी वाईटीएम हमें देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ वी हैव गॉट वन क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व दैट। यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड के प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पुत्र, कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? रोहित लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 20 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 25। 5 साल जो है इसका लाइफ हो गया, एन हो गया। 10% मतलब इंटरेस्ट और 100 रुपए मतलब फेस वैल्यू। क्वेश्चन सेज मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू इज ₹80। मार्केट प्राइस है 80 रुपए का। Find KD as per YTM assuming that redemption is at par and tax rate is 35%। आपकी जो रिडेम्पशन है वो पार पर है और टैक्स रेट है कितना, 35%। आइए जी, लेट्स सॉल्व। आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11। तो क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो किस प्रकार से चल रही है? क्वेश्चन के अंदर जी गल इस प्रकार है, ये है आज जीरो पीरियड और ये तारीख कौन सी है, 1 अप्रैल 2020। उसके बाद देयर इज ईयर 1 2 3 4 एंड 5। So this is 1st April 21, 1st April 22, 1st April 23, 1st April 24 and 1st April 25। जीरो ईयर, आज की डेट में आप इशू करने गए तो आपको कितने पैसे मिले? उसने कहा जी 80 रुपए आए आज की डेट में। हर साल हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, वापस करना है। ये देखिए क्वेश्चन ने बोला आपका 10% का डिबेंचर है, मतलब 100 रुपए के ऊपर 10% लगाओगे 10 रुपए आ गया, और टैक्स रेट है 35%, तो नेट कॉस्ट कितनी बन गई, 6.5 रुपए की। हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, जो आपका आई बन रहा है
आई इज इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस टी। तो 6.5 रुपये का आपका बन रहा है इंटरेस्ट, तो आपको हर साल क्या करना है, -6.5, -6.5, -6.5, -6.5 और -6.5। मैंने क्या बोला, फाइंड आउट ऑल द इनफ्लोज ऑल द आउटफ्लोज अलोंग विद देयर टाइमिंग। टाइमिंग क्या, ये 0 ईयर में था इनफ्लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th ईयर में है। और साथ में क्वेश्चन का जब रिडेम्पशन करोगे तो रिडेम्पशन करना एट पार, तो आपके यहाँ पर माइनस होंगे 100 रुपए। ये क्या चीज है जी, रिडेम्पशन वैल्यू एट पार, मतलब जो आपकी फेस वैल्यू है वही आपने वापस कर देनी है। और अब हमें क्या सोचना है, ये मेथड क्या कहता है कि ये जो वैल्यूज हैं इनको किस रेट पर डिस्काउंट करूं कि ये मेरा सेम एज प्रेजेंट वैल्यू बन जाए, यानी कि 80 रुपए के बराबर बन जाए, वही हमारा वाईटीएम होगा, वही हमारा केडी होगा एज पर वाईटीएम। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है और मुझे ऐसा रेट ढूंढना है जिस पर ये 80 के बराबर हो जाए। या फिर मैं ऐसे कहूं, अगर मैं उस स्टेटमेंट के अंदर 80 रुपए भी लिख लेता हूं, तो मुझे ये देखना है कि किस रेट पर ये जीरो आ जाएगा आंसर, मतलब ये वाली वैल्यू भी 80, इन वैल्यूज को ये भी 80, तो जीरो करना है मुझे, वो मेरा यील्ड टू मैच्योरिटी से केडी हो जाएगा। आइए देखते हैं जी। तो हम कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग present values, we have got ईयर एंड, कौन से ईयर की वैल्यू है, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे जी, मतलब इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है जी कैश फ्लो, कितने रुपए की वैल्यू है, कितने रुपए की वैल्यू है कैश फ्लो। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पर हम वैल्यू निकालेंगे। आइए जी देखते हैं। सबसे पहले ईयर एंड में भरते हैं, इट इज जीरो। जीरो ईयर में क्या है, पर्टिकुलर्स, जीरो ईयर में क्या है, पैसा आया, तो हम कहेंगे नेट प्रोसीड्स। आपने जब जीरो ईयर में इशू किया तो आपको पैसा आया, नेट प्रोसीड्स कितने रुपए का आया जी, हमने यहाँ पर लिखा था 80 रुपए का हमें पैसा आया, तो आई विल से +80, +80। उसके बाद ईयर 1 में आपने क्या दिया जी, इंटरेस्ट पे किया, ईयर 2 में आपने इंटरेस्ट पे किया, ईयर 3 में आपने इंटरेस्ट पे किया, ईयर 4 में आपने इंटरेस्ट पे किया, और ईयर 5 में आपने इंटरेस्ट भी पे किया, एंड आपने रिडेम्पशन वैल्यू भी पे करी। कितने कितने रुपए, इंटरेस्ट पे किया 6.5 रुपए, 6.5 रुपए, आई इंटू 1 - टी करते हुए 6.5 रुपए, 6.5, 6.5, और इंटरेस्ट एंड आरवी को अगर मिला दूं तो लास्ट ईयर में आपने कुल मिलाकर कितने रुपए पे किए जी, 6.5 एंड 100, मतलब -106.5। हमने किया है -106.5। तो सबसे पहला काम वाईटीएम में क्या करना है, फाइंड आउट ऑल द कैश इनफ्लोज, ऑल द कैश आउटफ्लोज। पहचान लिया, थर्ड कॉलम अलोंग विद देयर टाइमिंग। टाइमिंग कहां है, पहले वाले कॉलम में कौन सा ईयर एंड है, क्योंकि जो ईयर है उसके बेस पे आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पुत्र बनेगा। अब सवाल उठा कौन सा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से स्टार्ट करें, क्या 8 लें, 10 लें, 12 लें, 15 लें, तो आपको रेंडमली किसी से स्टार्ट करना होगा। यूजुअली हम 10% से स्टार्ट करते हैं, तो हम कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। जो भी ईयर जीरो है, ईयर जीरो के सामने आप कोई भी रेट रख दें, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। रीजन, हमने थोड़ी देर पहले ये फिक्स किया 1/1 + r⁻⁴n। ये आप इसमें 1/1 प्लस रेट में कुछ भी रखो, जब n जीरो है, मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टी है भाई कि कोई भी चीज जो है जिसका पावर जीरो है उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है, तो r आपका मैटर नहीं करेगा, ये हमेशा 1 ही आएगा। दिस शैल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो ये वाली चीज एक लर्निंग हो गई हमारे लिए कि किसी भी चीज का जीरो, कोई भी रेट हो, जीरो ईयर पर, जीरो ईयर एंड पर उसका फैक्टर का वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहां हम लिख देंगे जी 1। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% कितना है, 1 है, 1 है। ईयर 1 का कितना आएगा, 10% पर कैलकुलेटर उठाएंगे, 1 डिवाइड बाई 1.10। हाँ जी, क्या बोला मैंने, कैलकुलेटर पर जब पहले साल का निकालना, 1 डिवाइड बाई 1.10 कितना आ गया, 0.3 डेसिमल प्लेस तक ले लेंगे, 0.909। इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, अगले ईयर का आ जाएगा। मैंने क्या बोला, स्टेप, किसी भी ईयर का निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां लिखता हूं, आप करोगे 1 डिवाइड बाय, अगर 10% पर निकालना है तो ये पहले साल का 1 डिवाइड बाय 1.10,
ये आ गया 0.909, फिर इक्वल दबाओगे ये ईयर 2 का, फिर इक्वल दबाओगे ये ईयर 3 का, इस प्रकार से आता जाएगा। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सो ऑन। तो आपने कैलकुलेटर पर क्या प्रेस करना बेटा, वापस से 1 पॉइंट, उसके बाद भर दो जो भी रेट है, जैसे हमने 10% लिया तो 1/1.10, पहले साल का 0.909 आ गया, अगले ईयर के लिए इक्वल दबा दो, आ जाएगा विच इज 0.826, फिर से इक्वल दबा दो, ये आ गया जी 0.751 इक्वल 0.683 इक्वल 0.621। ये पांचों साल का हमने पीवीएफ निकाल लिया। आपने क्या करना, क्या सिखाया था मैंने, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है फैक्टर के साथ। तो आपकी जो वैल्यूज है वो कहां लिखी है, कैश फ्लो में, ये वाले कॉलम में, इसको मल्टीप्लाई करना है पीवीएफ के साथ। तो हमारे सामने क्या आएगा, पीवीसीएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा हमारे पास। कैसे करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 1, 80 कैलकुलेटर उठाएंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 80, मेमोरी प्लस एम प्लस का साइन है उसमें डाल दो, क्योंकि अल्टीमेटली सारा ये काम करने के पश्चात बेटा हमें यहां पर इसका टोटल चाहिए होगा। ठीक है, इतने फ्री तो है नहीं, पहले मैथमेटिक्स करें उसके बाद टोटल करें, तो सब कुछ साथ साथ होगा। 80 इंटू 1 80, मेमोरी प्लस में डाल दिया, फिर लिखे 6.5 मल्टीप्लाई 0.909, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, 6.5 इंटू 0.909 मल्टीप्लाई करो, और मुझे 80 में से इसे माइनस करना है जब नेट रिजल्ट निकालना है। तो इसे कहां डालेंगे, कैलकुलेटर पर एक, कैलकुलेटर पर एक मेमोरी माइनस होगा, एम माइनस इक्वल टू करके उसमें डाल दो, एम माइनस कर दिया। ठीक है, ये आ गया 5.908, 5.9085, दो डेसिमल प्लेस तक ले लो। हम कह देते हैं जी 5.91, चाहे माइनस का साइन लगा दो चाहे इसे ब्रैकेट में डाल लो। 6.5 इंटू 0.826 एम माइनस 5.37, 6.5 इंटू 0.751 एम माइनस 4.88, 6.5 इंटू 0.683 एम माइनस 4.44, 106.5 इंटू 0.621 एम माइनस 66.14 एम आर सी। इस सारे के बाद क्या दबाना, कैलकुलेटर पर लिखोगा एम आर सी, मतलब मेमोरी रिकॉल, मेमोरी को याद दिलाओ कि तुम्हारे अंदर कुछ प्लस माइनस छोड़े थे। नेट रिजल्ट कितना है, तो नेट आ रहा है 6.735 माइनस का, 6.735 आया माइनस का। हमने क्या कहा था, बहुत ही कम है, 6.735 है, मुझे लगता है पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो पीवीएफ एट द रेट ऑफ 14%, जीरो ईयर पर तो बेटा ये 1 ही आ जाएगा, फर्स्ट ईयर पर 1/1.14, पहले साल का 0.877 इक्वल टू प्रेस कीजिए, 0.769 सेकेंड ईयर का इक्वल टू प्रेस कीजिए, 0.675 इक्वल 0.592 इक्वल 0.519, ये सारे फैक्टर्स की वैल्यू आ गई। अब आप कैश फ्लोज को पीवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवीसीएफ आ जाएगा जी। आप कहेंगे 80 इंटू 1, ये आ गया 80 आपका, इसको मेमोरी में डाल दीजिए, 80 इंटू 1 80, उसके बाद कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय दी वैल्यू, और इन सबको क्योंकि माइनस वाली वैल्यू तो मेमोरी माइनस में डालते जाइए, 6.5 इंटू 0.877 मेमोरी माइनस 5.70, 6.5 इंटू 0.769 मेमोरी माइनस 4.99, 6.5 इंटू 0.675 मेमोरी माइनस 4.39, 6.5 इंटू 0.592 मेमोरी माइनस 3.85 and 106.5 into 0.519 memory minus this is 55.27, और ये आ गया जी 5.792। आपकी ये वाली जो वैल्यू आती है ये आ गई जी 5.792। ये वाली वैल्यू आ गई जी 5.792। यहां तक आ जाइए।
दिस वैल्यू इज 5.792। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमने दो डिफरेंट रेट पर एक वैल्यू माइनस निकाली, एक वैल्यू प्लस वाली निकाल ली। अब हमारे सामने सवाल क्या है कि भाई हमें ना तो 10% चाहिए ना 14, लेकिन इतना समझ आ गया कि हमारा जो केडी है वो 10 और 14 के बीच में ही कहीं आने वाला है, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है, तो जीरो इन दोनों के बीच में ही लाई करते हैं। अब उस रेट को कैसे ढूंढना जहां पर ये वैल्यू जीरो हो जाए, आइए देखते हैं। बड़ा ही आसान सा यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है, अभी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन के ऊपर इसको जो है ग्राफिकल माध्यम से ले लेते हैं। ये वाली वैल्यू है आपकी -6.735 और ये वाली वैल्यू है 5.792। ये वाली वैल्यू है 5.792। हमें ये पता है कि ऑब्वियसली जीरो इन दोनों के बीच में आता है। ग्राफ जब आप बनाते हो तो एक्स एक्सिस याद करो माइंड में, माइनस की वैल्यू है लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पर, और बीच में होता है ओरिजिन यानी कि जीरो। जो ये 6.735 का रेट है ये है 10% पर और ये है 14% पर। मुझे ऐसा रेट चाहिए जिस पर ये वैल्यू जीरो हो जाए। कैसे ढूंढूं, बड़ा ही आसान। आप दो तरीके से कर सकते हैं, तो 10 से स्टार्ट करके या 14 से स्टार्ट करके। पहले 10 वाला बता देता हूं। आप ये देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है जी। इन दोनों के बीच में गैप है 6.735 का। और आप टोटल गैप बता दीजिए, टोटल गैप कितना है इन दोनों के बीच में। यार ये वाला गैप है 5.792 और ये वाला गैप है 6.735। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लूं तो मेरे पास ये बड़े वाला आ जाएगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। ये लीजिए, इन दोनों को प्लस कर दो, 6.735 प्लस 5.792, ये हो गया जी 12.527। मतलब यूनिटरी मेथड कौन सा होता था, इतने मैंगो इतने के, तो कितने मैंगो कितने के। हम कहेंगे भैया 12.527 का गैप है टोटल वैल्यूज में व्हेन द डिफरेंस इन रेट्स इज 4%। तो इनका डिफरेंस इन रेट 4% है। तो अगर ये गैप 6.735 का होता तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होता, मेरे पास ये वाला परसेंटेज आ जाएगा। और हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे आप 10 से इस तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप ग्राफ में मूव कर रहे हैं, आपका ये रेट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे 10 से इधर जा रहे हैं तो लास्ट में आकर कितना हो गया, 14% हो गया। मतलब मुझे अगर इतने गैप की वैल्यू मिल जाए परसेंटेज में और मैं उसको ऐड कर दूं, सो मैं इस वाली वैल्यू पर अपनी पहुंच सकता हूं। आइए यूनिटरी मेथड लगाएं। टोटल गैप है 12.527 फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ 12.527 कॉमा फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ 12.527 डिफरेंस इन रेट्स इज 4%। 4%। सो मैं ये वाले गैप से चलता हूं पहले। मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। 10 से करेंगे तो आपको इतना डिफरेंस प्लस करना पड़ेगा। अब 14 से इधर की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो आपको ये वाला डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, चाहे 10 से चल पड़ो चाहे 14 से चल पड़ो। तो हम 10 से चले, हमने कहा जी डिफरेंस इन रेट है 4%, और अगर मैं 10 से चलता हूं तो मेरा रेलिवेंट जो गैप है वो है 6.735। तो फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ 6.735 डिफरेंस इन रेट इज इक्वल टू, मेथड लगा दो जो यूनिटरी, 4 डिवाइड बाय 12.527 मल्टीप्लाई बाय 6.735।
6.735, 4 मल्टीप्लाई 6.735 डिवाइड बाई 12.527, ये आ रहा है उत्तर 2.15। सो हमारा जो केडी बनेगा, हमारा जो केडी बनेगा 10% तो पहले से था और साथ में 2.15 और आ गया। जैसे आप इसको ऐड करेंगे ये बन गया जी 12.15%। तो ये आपका आंसर आ गया 12.15%। अब सर क्या हर बार हम एग्जाम में यूनिटरी मेथड लगाएंगे? जी बिल्कुल लगा सकते हो। सर क्या इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। फॉर्मूला भी बता देता हूं, फॉर्मूला भी बता देता हूं। आपका केडी कैसे आया? आपने कहा 10% में हमने 2.15 ऐड कर लिया। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो आपका जो ये 10% है ये क्या है? 10% क्या था? आपके जो दो रेट थे बेटा 10 और 14, उसमें से कौन सा रेट है? लोअर रेट है। तो हमारा फॉर्मूला है कि भाई आप लेना लोअर रेट प्लस आपको 2.15 प्लस करना है ना। ये 2.15 कैसे बना? यहां देखिए, यहां देखेंगे ये 2.15 कैसे बना। ये 6.735 एक तो न्यूमरेटर में है। 6.735 क्या था? इस वाले टेबल में आओ। 6.735 क्या चीज थी? इट वॉज दी नेगेटिव वैल्यू। इट वॉज द नेगेटिव वैल्यू। हम कहेंगे लोअर रेट प्लस आपकी नेगेटिव वैल्यू डिवाइड बाय, डिवीजन में क्या था? 12.527। ये 12.527 क्या था? इन दोनों का टोटल गैप। यानी कि एक तरह से मैं कह रहा हूं भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को दोनों को प्लस कर लो। ये वाली वैल्यू को दोनों को प्लस कर लीजिए। तो हम कह रहे हैं दोनों को प्लस कर लो। प्लस करने का मतलब नेगेटिव वैल्यू, बता दूंगा अभी ऐसा क्यों लिखा, माइनस पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू माइनस पॉजिटिव वैल्यू। और मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में 4। ये 4 क्या था? इन दोनों का टोटल जो डिफरेंस था वो 4 था। किसका डिफरेंस? ये 10 और ये 14, इन दोनों का डिफरेंस था 4। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिफरेंस इन रेट्स। ये आपका फॉर्मूला बनता है और ये सेम फॉर्मूला है जो कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए भी बनता है, जिसको आईआरआर बोलते हैं। एक बार इसमें फटाफट से आओ। लोअर रेट कितना था? 10। नेगेटिव वैल्यू कितनी थी? जब नेगेटिव वैल्यू भरोगे भाई माइनस का साइन साथ में लगाना है। ये था माइनस 6.735 होल डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला? माइनस नेगेटिव वाली वैल्यू माइनस पॉजिटिव वाली वैल्यू। पॉजिटिव वाली कितनी है? माइनस 5.792 और डिफरेंस इन रेट है 4%। ये 10 तो ठीक है। ये है माइनस 6.735। डिनोमिनेटर में देखते हो तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस रहता है प्लस, सिर्फ जो साइन है वो माइनस का रहेगा। तो 6.735 और 5.792 ये दोनों प्लस कर दिया, ये आ रहा है 12.527। और ये हमने क्यों लिखा? सो दैट ये माइनस और माइनस कट हो सके। अदरवाइज अगर आपने ऊपर लिखा नेगेटिव वैल्यू और आप सीधा नीचे लिख दोगे दोनों का टोटल कर लो, तो टोटल में तो यार माइनस नहीं आएगा ना, टोटल में तो प्लस करके लिख दोगे आप, तो वहां पर फंस जाओगे। तो माइनस माइनस का साइन हमें अल्टीमेटली कट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला इस प्रकार से आपका बनाया गया और ये आंसर आपका 12.15% तक आ जाता है। ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो 14 से भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। हम क्लास में उसके ऊपर वक्त जाया नहीं करेंगे। आप 14 इसका गैप निकाल लो, कितना बनता है डिफरेंस का, तो 14 में से ये वाला परसेंटेज माइनस करना, तब भी आपका 12.15 उत्तर आ जाएगा। ये होता है YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण जी। चलिए जी, ये वाला हमारा YTM मेथड खत्म होता है इसी के साथ।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, जब बड़े वाले क्वेश्चन कहीं आएंगे वहां पर भी होगा। और वाईटीएम से आप केडी की निकाल सकते हो, जो जो चीजें रिडीमेबल है उनकी तो एटलीस्ट इजीली निकाल ही सकते हो, फिर केपी की भी हम निकालना सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा डन हुआ। कॉस्ट ऑफ डेट में ही कहीं कहीं नए नए टाइप के टॉपिक बनते हैं, तो जिसमें एक टॉपिक होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर। कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आपको लेकर जा रहा हूं, जहां पर बात करेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर की ये क्या चीज है। अभी तक हमने कहा है डिबेंचर ना रिडीमेबल है, और रिडेम्पशन के वक्त कितनी वैल्यू उसे देनी है ये भी आपको बता दिया जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली रिडेम्पशन वैल्यू लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा ना डिबेंचर कन्वर्टिबल है, कन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दे रही है कि आप हमारे से या तो कैश ले लेना रिडेम्पशन पर, या फिर आपको हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में। क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट रिडेम्पशन वैल्यू नहीं बताएगा, वो कह देगा तुम अपने आप ढूंढो। अब हम क्या समझेंगे, हम हमेशा एक राशनल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मानकर चलेंगे, एक राशनल इन्वेस्टर जो करेगा उसको मानते हुए चलेंगे। मान लो अगर आप एक डिबेंचर होल्डर हो और 5 साल के बाद कंपनी कह रही है आपको यार या तो 120 रुपए का कैश ले लो या इक्विटी ले लो, और मान लो इक्विटी की वैल्यू बन रही है 140, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? इक्विटी लेना पसंद करेंगे यार, सीधी सी बात है, इक्विटी लेना पसंद करेंगे। तो क्वेश्चन जब हमें गाइडेंस नहीं देता, हम यही मानकर चलते हैं कि रैशनल इन्वेस्टर विल चूज वट एवर इज हायर वाला ऑप्शन। ठीक है, अकॉर्डिंगली आइए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर बेटा। सो कमिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अभी हमारा केडी ही चल रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट पर ही है, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर आइए जी लिखते हैं। क्योंकि ये रिडीमेबल है तो इनके लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा जो कि हम रिडीमेबल डेट के लिए कर रहे थे, मतलब अप्रोक्सीमेशन मेथड। साइलेंट केस में हमेशा अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं, वाईटीएम तभी करना अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा, अदरवाइज नहीं करना। लिखेंगे जी। दे हैव ऑप्शन टू रिसीव, दे हैव ऑप्शन टू रिसीव कैश और और पुत्र स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। कन्वर्टिबल डिबेंचर कौन है? जिनके पास ये ऑप्शन है कि यार या तो कैश ले लो या फिर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ले लो। क्वेश्चन नहीं हमें बताएगा क्या लेना है, ये हमें खुद से ढूंढना होगा। अ rational investor, a rational investor will choose that option, rational investor will choose that option which has the higher value, which has the higher value। बस इतनी सी बात है, और हम सीधा कॉन्सेप्ट नंबर 5 के प्रश्न पर जो है चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आ रहा है बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 5 से। लेट अस सी, सो क्वेश्चन से a company issued 10,000 15% convertible debenture of ₹100 each with a maturity period of 5 year। पहली लाइन में ही कितनी सारी चीजें मिल गई, फेस वैल्यू बता दी 100 रुपए, इंटरेस्ट का रेट बता दिया पुत्र 15%, मेच्योरिटी पीरियड है 5 साल का, यानी कि जो लाइफ है वो 5 इयर्स है। एन एट मेच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर्स विल हैव द ऑप्शन to convert the debentures into equity shares of the company in the ratio of 1:10। के अंदर जी इसका मतलब है 10 शेयर्स मिलेंगे फॉर ईच डिबेंचर, एक डिबेंचर के बदले हम तुम्हें 10 शेयर देंगे। और कहता जी जो करंट मार्केट प्राइस है ना इक्विटी शेयर का ये 12 है। करंट मतलब आज का, क्या डिबेंचर आज, क्या शेयर आज मिल रहे हैं? नहीं, शेयर कब मिलेंगे पुत्र? 5 साल के बाद मिलेंगे, 5 साल के बाद मिलेंगे। हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ शेयर्स इज 5% पर एनम। तो क्वेश्चन हमें इशारा कर रहा है भाई, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हिस्टोरिकली ना 5% की ग्रोथ रेट हर साल होती रही है। मुझे रिडेम्पशन कब मिलेगी? आज से 5 साल बाद। तो यही मानते हुए चलेंगे कि आगे भी हर साल 5-5% की ग्रोथ होती रहेगी। तो जब तक मुझे डिबेंचर के बदले शेयर मिलेंगे ये 5% की ग्रोथ 5 बार हो चुकी होगी। तो जब मैं फ्यूचर में शेयर्स की वैल्यू निकालूंगा आज की डेट में 12 रुपए, तो मैं 5 साल की ग्रोथ ऐड करके निकालूंगा। क्वेश्चन सेज पुत्र जी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग
35% टैक्स रेट है 35%, ऐसा करते हुए हमने करना है। ये लीजिए आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12, सारे वेरिएबल्स पहले फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जी आई, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 15% का पुत्र इंटरेस्ट है, ये हो गया जी 15 रुपये का इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या जी, जो टैक्स रेट है वो है 35%, टैक्स रेट है 35%। एन है आपका 5, क्वेश्चन का मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है। एनपी की बात करूं तो क्वेश्चन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम कहेंगे जी 100 रुपी, यू आर सेम एज फेस वैल्यू, एनपी 100 रुपए सेम एज फेस वैल्यू। और जहां तक रिडेम्पशन वैल्यू की बात आती है तो हमारे पास इस बार दो ऑप्शंस रहेंगी। रिडेम्पशन वैल्यू में वी हैव ऑप्शन 1 कैश। क्या क्वेश्चन ने हमें कुछ बताया? नहीं बताया, तो हम ये मानेंगे कि यहां पर जो आपको कैश मिल रहा है दैट इज सेम एज फेस वैल्यू पर डिवेंचर, यानी कि 100 रुपए का। और जो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है उसके मुताबिक आपको मिलेंगे शेयर्स, उसके मुताबिक आपको मिलेंगे इक्विटी शेयर। क्वेश्चन ने बोला एक डिवेंचर के बदले भाई तुम्हें हम 10 शेयर दे देंगे, तो आपका अगर एक डिवेंचर है आपको मिले 10 शेयर, शेयर्स की वैल्यू कितनी है 12 रुपए आज की डेट में, और हमें कब मिल रहा है 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद की वैल्यू के लिए 5% का ग्रोथ रेट है मल्टीप्लाई बाय 1.05, कितने साल की ग्रोथ है 5 साल की। ये आपकी एक शेयर की वैल्यू आएगी 5 साल के बाद। ये जो चीज है दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर 1 ईयर, सॉरी 5 ईयर, शेयर प्राइस आफ्टर 5 ईयर्स। आज की डेट में 12 रुपए का है, 5 साल के बाद कितने रुपए का होगा, यहां से वैल्यू निकल कर आएगी। और ये 1 × 10 क्या है जी, ये इतने शेयर मिलेंगे आपको एक डिबेंचर के बदले। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से भी देख सकते हैं टेबल से, नहीं तो हम खुद से कर लेंगे। 1.05 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 और 5, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1.05 रेज टू पावर 5 इतनी, ये वैल्यू आपकी आ रही है 1.27628, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए। ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 15.315 अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक शेयर का प्राइस 5 साल के बाद, जो आज 12 है, जब उसमें 5% 5 बार जो है कंसीडर करेंगे तो 15.315 बन जाएगा। एंड मल्टीप्लाई बाय 10, डिबेंचर को जो शेयर्स मिलेंगे 10 मिलेंगे ना, उसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, तो उसकी वैल्यू बनती है 153.15 रुपी, 153.15। हाँ जी, तो राशनल इन्वेस्टर क्या करेगा भाई, इन्वेस्टर के सामने एक चॉइस है कि कैश ले लूं 100 रुपए का, एक ऑप्शन है 153.15 रुपए के शेयर ले लूं। दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर 2। तो राशनल इन्वेस्टर विल गो फॉर द ऑप्शन नंबर 2। वही कंसीडर 153.15 एज रिडेम्पशन वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा है उसको हमने आरवी मानते हुए आगे बढ़ जाना है। तो हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे अपना केडी का पुत्र, वी विल से आई जो कि कितना था 15 इंटू 1 - t दैट इज 0.35 प्लस आरवी 153.15 माइनस एनपी दैट इज 100 डिवाइड बाय एन, यानी कि लाइफ बेटा जो कि है 5 साल, एंड होल डिवाइड बाय पुत्र जी होल डिवाइड बाय आरवी 153.15 प्लस 100 बटे 2 मल्टीप्लाई बाय 100। आज अभी कैलकुलेटर रहते हैं 15 इंटू 0.65 कितना आ गया जी 9.75 प्लस 153.15 माइनस 100/5 ये आ गया जी 10.63 ते होल डिवाइड बाय 126.575 126.575 मल्टीप्लाई बाय 100, न्यूमरेटर कितना हो गया जी 9.75 10.63, टोटल हो गया जी 20.38 होल डिवाइड बाय 126.575 गुना 100 स्टेप
मिस नहीं करना है। डिवाइड बाय 126.575%, 16.10%, ये लीजिए, कंप्लीट कीजिए यहां तक। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। डेट से ही संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चंस वगैरह मॉड्यूल में दिए होते हैं आपके, तो मैं एक कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपको करवा रहा हूं, डेट से ही संबंधित। कॉन्सेप्ट नंबर 6, फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑब्लिग, इसको कई बार इस हेडिंग के अंतर्गत भी रखा जाता है, तो मैं ये वर्ड भी लिखा देता हूं, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑब्लिग अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑब्लिग अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, क्या क्या मतलब है इसका जी? बॉन्ड लिखा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन है ना बॉन्ड ही लिखा आता है, अदरवाइज यही डेट के लिए भी इक्वली चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कंपनी है, उनका कोई बॉन्ड का इशू आया, डिबेंचर का इशू आया, तो कंपनी कह रही है ले लो हमसे आकर, हम इतने रुपए में तुम्हें बॉन्ड दे रहे हैं और इतने साल तक तुम्हें इंटरेस्ट देंगे और उसके बाद इतने रुपए की तुम्हें रिडेम्पशन वैल्यू भी दे देंगे। अब आप एज एन इन्वेस्टर सोचना चाहते हैं कि यार कंपनी आज की डेट में जो पैसे मांग रही है क्या वो वैलिड है, क्या वो जायज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसकी वर्थ आज की डेट में बनती है कंपनी उससे ज्यादा पैसे मांग रही है। तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, अपने हिसाब से ना प्रेजेंट वैल्यू निकालता है कि यार ये जो कंपनी कह रही है कि ये बॉन्ड या डिबेंचर मेरे को देगी, इसमें इतने इतने रुपए का इंटरेस्ट होगा, इतने की आरवी होगी, अगर मैं अपनी तरफ से आज की डेट में वैल्यू निकालूं तो मेरी तरफ से तो इतनी वैल्यू बनती है, जबकि कंपनी मांग रही है डैश अमाउंट। तो मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू निकाली, मेरे सामने वैल्यू है 10,000 कि 10,000 मुझे देने चाहिए, कंपनी मांग रही है 15,000, तो मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से इस बॉन्ड की वर्थ आज की डेट में 10,000 से ज्यादा नहीं है। सवाल उठा आपने ये वैल्यू कैसे निकाली, मैंने ये वैल्यू 10,000 कैसे निकाली? मुझे ये पता है कि कंपनी ये जो बॉन्ड दे रही है इसके ऊपर मुझे हर साल इतने इतने का इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी कह रही है 10 साल या 8 साल जो भी रिडेम्पशन वैल्यू उसके बाद इतने रुपए का कंपनी मुझे रिडेम्पशन वैल्यू देगी। तो मैं आज की डेट में कितने इन्वेस्ट करना चाहता हूं ये डिपेंड करता है कि मैं अपने से क्या, अपनी इन्वेस्टमेंट से कितने रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं। मान लो मैंने सोच लिया भाई मेरे को ना मिनिमम 9% की रिटर्न चाहिए, तो मैं जितनी भी ये फ्यूचर की वैल्यूज हैं, जो ये इंटरेस्ट है, जो रिडेम्पशन वैल्यू, इनको 9% पर कन्वर्ट करूंगा, मतलब डिस्काउंटिंग करूंगा, प्रेजेंट में लाऊंगा। मेरी रिटर्न कितनी है? 9% मिनिमम। मेरे हिसाब से 9% के हिसाब से मैं अगर आज की डेट में 10,000 लगाता हूं, अगर आज की डेट में 10,000 रुपए लगाता हूं, तो जो इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स मुझे मिलेंगी और जो रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, तो मैं अपनी 9% की रिटर्न कमा पाऊंगा। अगर मैं आज 10,000 देता हूं, कंपनी कह रही है 15,000 दे दो, अगर मैं आज की डेट में 15,000 दे दूंगा, तो मेरी यानी कि सीधी सीधी बात है, मेरी रिटर्न 9% से कम रह जाएगी क्योंकि मैंने आज ज्यादा पैसे लगा दिए, 15,000 रुपए रादर देन 10,000। तो इस पर्पस के लिए इन्वेस्टर प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करता है टू सी वेदर टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर सिक्योरिटी और नॉट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम बेटा कर रहे हैं, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो मैंने क्या कहा, क्या करना आप? ये लीजिए, हम कह रहे हैं लेट्स से दिस इज ईयर 0, दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, 3,
4 एंड पुत्र nth ईयर। आपने क्या करना, जितनी भी ये वैल्यूज हमें दिख रही हैं इन सबको उठाकर आपने प्रेजेंट में ले आना, इन सबको उठाकर आपने प्रेजेंट में ले आना। किस रेट पर डिस्काउंटिंग करनी, इन्वेस्टर का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा क्वेश्चन वो आपको बताएगा, उस रेट पर आपने इनकी डिस्काउंटिंग करनी है। इन सभी वैल्यूज को आप ले आइए आज की डेट में, प्रेजेंट वैल्यू में उठाकर ले आइए। ब्रिंग ऑल दिस वैल्यूज टू टुडे, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज। सो व्हाट आर वी सेइंग, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज फ्यूचर वैल्यूज। ये जो फ्यूचर में पेमेंट्स मुझे आएंगी इनकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी। जो ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी इन्हीं का टोटल करना, यही आपकी बॉन्ड या जो डिबेंचर है उसकी पीवी बनेगी। डिस्काउंटिंग कैसे करनी है, डिस्काउंटिंग एट रेट परसेंट। ये रेट परसेंट किसका लेना जी, इन्वेस्टर का लेना। क्वेश्चन हमें बताएगा इसके बारे में। तो इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फिर आप डिबेंचर कह सकते हैं, तो हम सिंपल सी बात कहेंगे, इट इज discounted values of income stream, discounted values of income stream expected to be पुत्र received in future from such bond। इस बॉन्ड से आपको जो इनकम आएगी उसको आपने डिस्काउंट कर लेना। तो ऐसा करते हो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगी। ये पर्पस है जी इसका, लिख लीजिए। फिर मैं आपको प्रश्न पर लेकर चलता हूं। तो हमें क्या करना, दो चीजें, इनकम स्ट्रीम निकाल लेनी पूरी और फिर उसको डिस्काउंट कर देना कौन से रेट पर, जो इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न है। प्रश्न नंबर हमारे पास है जी पुत्र 13। मेरा कॉन्सेप्ट नंबर केड़ा सी कमेंट जी मैं देख ला, बल्ले बल्ले 6 नंबर है। रताऊ रताऊ 6 नंबर कॉन्सेप्ट। माही माही धोनी, हाँ जी धोनी लिमिटेड वांट्स टू सेल अ 5 ईयर बॉन्ड। लाइफ कितनी हैगी पुत्र 5 साल दी, ऑफ रुपी 1000 मतलब फेस वैल्यू 1000 रुपए दा है, हैविंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। कहंदा जी प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल, प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल एनुअली विद द सेम अमाउंट। ये भाई क्या बोल दिया क्वेश्चन ने, ओए 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 ओए। कहता जी प्रिंसिपल अमाउंट रीपेएबल एनुअली है विद सेम अमाउंट। नॉर्मली हमने देखा था प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस होता है, एट द एंड, रिडेम्पशन वैल्यू एट द एंड। ये कितना, हर साल सेम अमाउंट। आपकी लाइफ कितनी है 5 साल, टोटल अमाउंट कितने 1000। कहता हर साल सेम अमाउंट वापस करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 5, हर साल 200 200 200 वापस होता जाएगा। इट सेज फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर हुज रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8%। अगर उस इन्वेस्टर की रिटर्न 8% एक्सपेक्टेड है तो बताओ कि उसे इसके लिए कितने पैसे लगाने चाहिए जी। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। ये लीजिए आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13 पुत्र, आंसर नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन का एक एनालिसिस करना चाहें तो कुछ बात ऐसी है, आप में कुछ बात ऐसी है, देखा हजारों दफा आपको। 0 1 2 3 4 एंड 5। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन ने कहा बात कुछ ऐसी है कि हम ना तुम्हें 1000 रुपए का डिबेंचर आज बेचेंगे और हर साल तुम्हें 200 रुपए वापस करते जाएंगे, हर साल तुम्हें 200 रुपए वापस करते जाएंगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कंपनी की व्यू पॉइंट से नहीं सोचना। इन्वेस्टर, प्रेजेंट वैल्यू कौन निकाल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कौन निकाल रहा है, इन्वेस्टर। मैंने क्या कहा, रेट किसका लेना, इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर के माइंड से सोचो इन्वेस्टर को क्या क्या चीज मिलने वाली है। मेन जो क्वेश्चन में लफड़ा है ना वो इंटरेस्ट का लफड़ा है कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। नॉर्मली क्या होता है, 1000 रुपए की बॉन्ड की फेस वैल्यू, क्वेश्चन ने बोला 10% का कितना है, हैविंग इंटरेस्ट है 10%, तो 10% का इंटरेस्ट है। अगर रिडेम्पशन वैल्यू एंड पर होती तो आपको हर साल 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहता। लेकिन इस बार ये बात सही नहीं है। आपकी 0 ईयर में जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, यहां पर लिखता हूं जी आउटस्टैंडिंग वैल्यू, 0 ईयर में तो पूरी 1000 रुपए। कंपनी कहती हम ना आपको 10% देंगे जी, मतलब मुझे इस बार 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा इस साल में। लेकिन कंपनी कहती है हम हर साल 200 रुपए वापस करते रहेंगे, तो आपकी ईयर 1 के एंड पे वैल्यू कितनी रह जाएगी 800, क्योंकि कंपनी ने 200 वापस कर दिया। अब इस 800 के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% के हिसाब से 80।
उसके बाद रह गई वैल्यू 200 और माइनस कर दी, रह गई 600, तो आपको तीसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा 60 रुपए का। फिर कंपनी ने 200 वापस कर दी, रह गया 400, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 40 का। यहाँ इन्होंने 200 और वापस कर दिए, तो रह गए 200, आपको मिलेगा 20 रुपए का इंटरेस्ट, और यहाँ पर उन्होंने बाकी भी 200 माइनस कर दिए, तो लास्ट में आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली जीरो बन जाएगा। ये कैसे हुआ? कंपनी ने यहाँ से हर साल कंपनी कहती भाई हम 200 रुपए आपको माइनस करते चलेंगे, और ये क्या है आपका? दिस इज द इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आइए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्ट्रीम फॉर इन्वेस्टर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्ट्रीम, उसे हर साल कितने कितने पैसे जो है मिलेंगे। जब मैंने कहा था यहां पर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम, तो जो पैसा आपको मिलेगा चाहे वो प्रिंसिपल का है या फिर आपको इंटरेस्ट का है, जो भी पैसा मिलेगा वो हमने देखना है। आइए जी, हम कह रहे हैं ईयर एंड ये आपको मिलेगा प्रिंसिपल रीपेमेंट, उसके अलावा आपको मिलेगा इंटरेस्ट, उसके अलावा आपको मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा जी? हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना भी है इन बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज, जो भी इंटरेस्ट का रेट है, और फिर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये टोटल आ जाएगा। टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की उसकी कितनी इनकम स्ट्रीम बनती है ईयर वाइज। कितने साल दी लाइफ है पुत्र? 5 सालां दी। 5 सालां दी लाइफ है, ਆਪਾਂ कहांगे 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले साल में ये तो क्लियर ही है, हर साल 200 रुपए का आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट कंपनी वापस कर रही है। कंपनी कहती है भाई रादर दिन कि हम एक बार अंत में ही वापस करें, हम तुम्हें 200 रुपए शुरू से ही देना स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्ट कितना बनेगा मैं वापस से कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको। 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, इसके ऊपर 10% देंगे 100 रुपए। उसके बाद कंपनी कहती है हम हर साल तुम्हें 200 दे देंगे। जब भाई तुमने 200 वापस कर दिया तो दूसरे साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 800। 800 इंटू 10% 80। फिर वापस कर दिए तो 600 का 10% आ गया जी 60। फिर वापस कर दिए तो ये रह गया 400। 400 का 10% आ गया पुत्र 40, और लास्ट में 200 ही रह गए, तो 200 का 10% आ गया 20। प्रिंसिपल अलग अलग आ गया, हर ईयर वाइज इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। दोनों को प्लस कर दो तो समझ में आ जाएगा कि इतना रुपए इन्वेस्टर को मिलने वाले। 200 प्लस 100 पुत्र 300, 200 प्लस 80 280, ये हो गया जी 260, ये आ गया 240, ते पुत्र ये आ गया जी 220। ये आ गया जी 220, यहां तक पहुंच जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्ट्रीम फॉर इन्वेस्टर हो गई। इनकम स्ट्रीम निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। अब इनकम स्ट्रीम ये वाला कॉलम हमें मेन चाहिए था। वंस वी आर हैविंग दिस कॉलम, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। लिखिए जी, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम ईयर एंड क्या इनफ्लो आपको आ रहा है? कितने रुपए का इनफ्लो है? क्वेश्चन ने क्या कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज 8%। और मैंने आपको क्या बताया था? इन्वेस्टर अपने जो रिक्वायर्ड रेट है वो कहता है भाई मेरा मिनिमम 8 है, कि 8 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो कह रहे हैं अगर मुझे ये वाली इनकम स्ट्रीम्स लेनी है और 8% मेरा रिटर्न है, तो मुझे आज कितना लगाना पड़ेगा वो निकालना है। तो ये इसकी जो डिस्काउंटिंग करेगा 8% पर करेगा, और हमारे पास कैश फ्लो को पीवीएफ से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ईयर एंड में भर दूंगा जी 1 2 3 4 और 5। कैश इनफ्लो हमने अभी अभी निकाला 300 रुपये, 280, 260, 240 और 220।
8% पर पीवीएफ क्या बनता है मैंने सिखाया था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू पर एन, तो आप कहेंगे 1 डिवाइड बाय 1.08। पहले साल का आ रहा है जी 3 डेसिमल प्लेस तक एटलीस्ट लीजिए 0.926, फिर आ रहा है पुत्र 0.857, फिर आ रहा है 0.794, 0.735 एंड 0.681। अब मल्टीप्लाई कर 300 इंटू 0.926, मेमोरी में साथ साथ डालते जाओ m प्लस, ये हो गया जी 277.8, 280 इंटू 0.857 मेमोरी प्लस 239.96, 260 इंटू 0.794 मेमोरी प्लस 206.44, 240 इंटू 0.735 मेमोरी प्लस 176.4 एंड 220 इंटू 0.681 मेमोरी प्लस 149.82। और अंत में क्या कर लेंगे जी, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल जैसे ही करता हूं ये आ गया 1050 रुपये 42 पैसे। 1050 रुपये 42 पैसे। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई आज की डेट में अगर इन्वेस्टर को ये वाला बॉन्ड खरीदना है जिसके लिए कंपनी कह रही है हर साल 200 रुपए देंगे, हर साल 10% का इंटरेस्ट भी देंगे, तो इन्वेस्टर कहेगा भाई मैं मैक्सिमम जो इसके लिए खर्च करना चाहूंगा ना दैट इज 1050.42 रुपी। अगर कंपनी कह रही है भाई हमसे 1100 रुपए का ले लो, 1200 का ले लो, 1300 का, तो सीधा सीधा मना कर देना। क्योंकि अगर आप इसको 1100 रुपए या 1200 मतलब इससे ज्यादा वैल्यू में लोगे जो आपने निकाली, तो आपको 8% की रिटर्न नहीं आएगी, आपकी रिटर्न कम हो जाएगी। तो इसका उत्तर लिखते हैं, the investor must spend maximum of rupee 1050.42 on this bond। एक तो ये हो गया, और साथ में इसकी इंप्लीकेशन और लिख लेते हैं। इफ कंपनी का नाम किया गया धोनी लिमिटेड, इफ धोनी लिमिटेड proposes if Dhoni Limited proposes to sell this bond at a higher price then the investor must reject as his return in that case shall remain less than 8%। शेल रिमेन लेस देन 8%। उसकी डिजायर्ड रिटर्न कितनी है 8। अगर कंपनी उसे कहते तो हमसे महंगा ले ले और आपने वो महंगा ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको 8% से कम रिटर्न आएगी, क्योंकि रिटर्न कैश बेस पे बनती है, आपने क्या अमाउंट लगाया वर्सेस कितना आ रहा है। अब जो कितना आ रहा है ये तो कंपनी ने फ्रीज ही कर दिया ना यार, आप कितना लगा रहे हो ये मैटर करता है। अगर 1050 रुपए 42 पैसे लगाओगे तब जाकर 8% की रिटर्न आती है। अगर आपने शुरू में ही इससे ज्यादा लगा दिया तो आपकी जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 8% से कम हो जाएगी। हाँ, और अगर कंपनी कहती है कि भाई इससे सस्ता ले लो, कंपनी कहती है 1020 का ले लो, 1030 का ले लो, तो छोड़ना मत, ले लेना, क्योंकि उस केस में जो आपकी रिटर्न है वो 8% से ज्यादा बन जाएगी। तो ये वाली चीज आपने समझनी है। ठीक है जी, लिख लीजिए इसे अगर कुछ रह गया इसमें। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6। और आपको जो टेस्ट में रहेगा, आज के जो होमवर्क में रहेगा, अभ्यासिका में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 तो मैंने दिया ही है, क्वेश्चन नंबर 39 भी है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 का ये प्रश्न है, कहता है जी कंपनी आरबीएमएल इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5 ईयर बॉन्ड ऑफ 5000, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बॉन्ड विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली लाइफ, बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू निकालिए इफ ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 6%। तो सिमिलर क्वेश्चन जो हमने किया बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8 की बजाय कितनी होगी जी 6% आपकी हो गई। तो ये वाला प्रश्न भी आपका होमवर्क में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक हमारा काम हो गया। आगे आएंगे मेरे साथ, आगे आएंगे मेरे तो। पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल चीज है, कईयों का मन तो करेगा यार बस करो बंद कर दो, लेकिन एग्जाम में पास होना है
पढ़ना तो पड़ेगा और दिन यूं ही करते 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 गुजरते जाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 जी लिखिए। केडी हमारा फाइनली खत्म हो गया, केडी में इसके अलावा कुछ नहीं बचता। हम आ रहे हैं प्रेफरेंस पर। प्रेफरेंस पर जैसे कि डेट के केस में हम कहते हैं इररिडीमेबल या रिडीमेबल, दो टाइप का डेट होता है, वैसे ही प्रेफरेंस के केस में भी इररिडीमेबल या रिडीमेबल हो सकता है। नॉर्मली प्रेफरेंस रिडीमेबल ही होता है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट एफएम में इररिडीमेबल वाले क्वेश्चन भी बना देता है, तो कोई बात नहीं, बनाता है तो हम सीख लेंगे। आइए जी लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इररिडीमेबल जी। इररिडीमेबल वाला कौन सा हो गया? सेम एज इररिडीमेबल डेट। आपने पैसा आज ले लिया, लेकिन वापस कब करना है ये प्री डिफाइंड नहीं है। तो जैसे आप कॉस्ट बनाते थे केडी की, वैसे सेम टू सेम बनेगी। केडी की कॉस्ट क्या होती थी? आई इंटू 1 - टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। भाई न्यूमरेटर में जब आप प्रेफरेंस एज अ प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, तो प्रेफरेंस होल्डर को आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है क्या? नहीं, हमें क्या देना है? डिविडेंड। तो आई की जगह आ गया डी। जब आप इंटरेस्ट देते हो तो वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, लेकिन डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। तो आई इंटू 1 - टी की जगह सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, डी। 1 - टी नहीं रहेगा, तो इसकी कॉस्ट लिख लेंगे जी। के डी इज इक्वल टू, सॉरी, के पी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100। डी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100, जहां पर डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है भैया डिविडेंड पर शेयर इन रुपी। डिविडेंड पर शेयर इन रुपी। और कैसे आता है डिविडेंड? डिविडेंड इज ओनली ऑन दी फेस वैल्यू। तो जैसे इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर था, डिविडेंड भी फेस वैल्यू पर है, तो हम कह देंगे फेस वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट। और नेट प्रोसीड्स जो सेम सीखा था हमने डेट में, वही रहेगा। नेट प्रोसीड्स सेम एज इन डेट। जैसे डेट में सीखा था, मतलब फेस वैल्यू होगी प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इश्यू प्राइस आएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना, तो आप इजीली पहुंच जाएंगे नेट प्रोसीड्स पर। ठीक है, ये लीजिए, इसका प्रश्न करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 का। हर चीज का क्वेश्चन करते जरूर चलना है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 से संबंधित आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। कॉन्सेप्ट नंबर 7 से संबंधित आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ये लीजिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है जी, गुल्लू एनर्जी इज इशूइंग द प्रेफर्ड स्टॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस शेयर का ही दूसरा नाम होता है प्रेफर्ड स्टॉक, एट ₹100 पर शेयर। कहता जी 100 पर शेयर पर बेच रहे हैं। स्टेटेड डिविडेंड है ₹12 का। क्वेश्चन है डिविडेंड का रेट नहीं बताया, सीधा अमाउंट बता दिया, बहुत बढ़िया। डिविडेंड ₹12 है। कहता फ्लोटेशन कॉस्ट है 3% की, बताना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या क्वेश्चन ने आपको कहीं पर भी रिडेम्पशन के बारे में बताया? नहीं बताया कि कितने साल की लाइफ है। इसका मतलब ये हो गया ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो इररिडीमेबल वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा, डी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100 लग जाएगा। आंसर नंबर केड़ा सी 14। आंसर नंबर 14। सबसे पहले वेरिएबल्स फिक्स कर लेते हैं। डी जो है वो है ₹12 का। और जहां तक एनपी की बात है, क्वेश्चन ने कहा भाई जो फेस वैल्यू पर शेयर है ₹100 की, बट देर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3% माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 3%। ₹100 के ऊपर 3% वैसे तो लगती है इशू प्राइस पर, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो सीधा फेस वैल्यू पर ही लग जाएगी ₹3 की बेटा। और ये आ गया 100 माइनस ₹3, आपका ₹97। एपी का फॉर्मूला डी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100, जहां डी है आपका 12 और एनपी है आपका 97। तो 12 डिवाइड बाई 97 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेटर ਇੱਥੇ ਆ जरा। 12 डिवाइड बाई 97 इंटू 100 जी, ये आता है पुत्र 12.37%। सोचो अगर यही क्वेश्चन डेट का होता, चाहे इंटरेस्ट 12% भी होता, लेकिन कंपनी को इसकी कॉस्ट कम पड़ती। क्यों? क्योंकि साथ में आई इंटू 1 - टी लग जाता, जिसका फायदा आपको प्रेफरेंस में नहीं मिलता। ये फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ डेट में मिलता है, यहां नहीं मिलता।
कॉन्सेप्ट नंबर 7 में इतनी ही बात है, प्रेफरेंस कैपिटल इररिडीमेबल। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 40 मॉड्यूल का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 7 से ये वाला आप कर लेंगे। हमारे हैं जी कॉन्सेप्ट नंबर 8, प्रेफरेंशियल कैपिटल अगर रिडीमेबल हो जाए तो क्या करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉस्ट ऑफ पुत्र प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल हो जाए उस सिचुएशन में क्या करना है। अगेन देयर आर टू मेथड्स, इट कुड बी अप्रोक्सीमेशन मेथड, इट कुड बी YTM में। देखो क्या आपको दोनों अभी करवाने की आवश्यकता है, नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीमेबल, और मैं इसमें आपको क्या करवा रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन मेथड। YTM भी होता है, लेकिन YTM अभी नहीं कर रहे, जब हम फुल फ्लेज बड़े बड़े क्वेश्चंस पर जाएंगे वहां पर ही इसका YTM करा दूंगा। इसका जो YTM है हालांकि वो सेम एज, यहां लिख दूं, ठीक है, उसको अगला कॉन्सेप्ट बना देंगे, छोड़ो। अप्रोक्सीमेशन मेथड जी, क्या फॉर्मूला रहेगा, जो केडी का रहता था सेम, केडी में क्या लिखते थे, आई इंटू वन माइनस टी, बस आई इंटू वन माइनस टी की जगह क्या हो जाएगा, डी, बाकी सब चीजें सेम, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन एंड होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100, आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसमें हर चीज का मतलब हम जानते हैं, हर चीज का मतलब हम जानते हैं, डी का मतलब क्या है, आर वी एन पी एन, ये सब चीजों का मतलब हम जानते हैं। डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, और बाकी सभी टर्म्स कैसे हैं, जिस हिसाब से हम डेट में करते थे सिमिलर रहेगा। डी इज डिविडेंड पर शेयर, एन एनपी आरवी सेम एज लर्नड इन रिडीमेबल डेट। जब रिडीमेबल डेट वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था उसमें जो मतलब रखा था वो सेम टू सेम यहां पर इनका मतलब जो है बेटा रहने वाला है, ठीक है। हमारा है ये कॉन्सेप्ट नंबर 8, इससे संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 15। कॉन्सेप्ट नंबर 8 से संबंधित आ रहा है हमारे पास प्रश्न नंबर 15। कहता जी कंपनी इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 95। 100 रुपए का है फेस वैल्यू, आपने इशू किया 95 कहने की नेट प्रोसीड है 95 रुपए। कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10th ईयर के एंड पर, यानी कि जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्योंकि इसने रिडेम्पशन की बात कर दी है कि भाई हम रिडेम्पशन इस प्रकार से करेंगे, तो आपका रिडीमेबल डेट वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। रिडीमेबल डेट या रिडीमेबल प्रेफरेंस किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। तो दिस इज आर आंसर नंबर 15। दिस इज आंसर नंबर 15 पुत्र। हाँ जी, सबसे पहले बात करें डी की, आपकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपए है। क्वेश्चन ने क्या पुत्र, डिविडेंड द रेट है 10%, तो 10 रुपए का हो गया जी डिविडेंड। लाइफ है इसकी 10 ईयर्स की। नेट प्रोसीड, क्वेश्चन ने कहा भाई अपने को आए 95 रुपए। रिडेम्पशन फेस वैल्यू पर करेंगे जो कि है 100 रुपए जी। फॉर्मूलाएं भर देंगे, केपी इज इक्वल टू डी विच इज 10 प्लस आरवी माइनस एनपी 100 माइनस 95 डिवाइड बाय लाइफ जो कि है 10 रुपए, जो कि 10 साल सॉरी, होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 पुत्र एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हो गया आपका 10, 100 माइनस 95, 5 5 डिवाइड बाय 10 जी, 50 पैसे पर ईयर की आपको अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट पड़ रही है। तो ये हो गया इत्थे आ भाई 195 बटे 2, 97.50
मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनली न्यूमरेटर आपका आया 10.5 का, डिनोमिनेटर आया पुत्र 97.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 10.5 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 100, दिस गिव्स यू 10.77%। मेरा सॉरी, जो डिविडेंड था वो 10 रुपए का था, तो आंसर 10% आता, लेकिन क्योंकि एक तो मेरा डिनोमिनेटर हिल गया क्योंकि नेट प्रोसीड कम है, और ऊपर से अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट भी आ गई, जिसके कारण नेट कॉस्ट मेरी बनती है 10.77% की। ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 41 कॉन्सेप्ट नंबर 8 से आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 कॉन्सेप्ट नंबर 8 से रहेगा। एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने 5 नंबर का पूछा था जी, एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए इंस्टीट्यूट ने पूछा था ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41 5 क्वेश्चन है भाई होमवर्क में, जो कि एज गुड एज टेस्ट को करके आना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पहले ये वाला होमवर्क चेक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन करते हैं पुत्र खत्म। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट सेशन, बाय बाय। जो बच्चे हमारे साथ लाइव बैठे हैं जी, इन्हें बता दें कि अभी हमारा कॉस्ट का लेक्चर भी होगा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद हम अपना कॉस्ट का लेक्चर भी जो है यूट्यूब पर लाइव करेंगे, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। बाय बाय।